नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। मेरे साथ आज अभिषेक मुंबई स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और डिम्पी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से, जो हमारे साथ मुंबई अगले हफ्ते होंगे। लेकिन कई सारे ट्रिगर्स जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। ग्लोबल बाजारों से ट्रंप की कॉमेंट्री निकल कर आई है, उस पर फोकस करेंगे। कई सारे नतीजे आए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। इसके अलावा कई सारे दिग्गज मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे और कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 4 बड़े ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। ग्लोबल बाजारों से संकेत, वहां पर सबसे पहले नजर डालेंगे। ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। कल अमेरिकी बाजार तो बंद थे, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह अच्छी तेजी दिखी है। डाउ फ्यूचर्स 150 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। कमोडिटी मार्केट में थोड़ी सी सुस्ती, ब्रेंट क्रूड $80 के पास। लेकिन एफआईआईज की कैश मार्केट में फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली दिखी। एफआईआईज ने 12वें दिन लगातार कल के सत्र में भारतीय बाजारों में कैश मार्केट में बिकवाली की। कई सारे कंपनियों के नतीजे आए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एमसीएक्स, ओबेरॉय रियल्टी, सभी कंपनियों के नतीजे अच्छे। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर से एल&टी फाइनेंस के नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे और मुनाफे पर इस तिमाही में कमज़ोरी दिखी। इसके अलावा कई सारे नतीजे आज भी आते हुए नजर आएंगे। इंडिया मार्ट, दालमिया भारत, पीएनबी हाउसिंग, टाटा टेक्नोलॉजी जैसे कई कंपनियों के वायदा बाजार और कैश मार्केट से नतीजे आएंगे, जिस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन जैसे हमने बताया, कल एक बड़ा ग्लोबल इवेंट था और अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार की वापसी हो चुकी है। भारतीय समय अनुसार कल 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका की स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है। शपथ के बाद उन्होंने कई आदेश भी साइन किए। सबसे पहले शपथ ग्रहण पर नजर डालते हैं। The golden age of America begins right now. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. कई सारे बड़े ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को किए इन्फ्लेशन को लेकर, जहां पर उनकी नजर रहेगी। इसके अलावा इमिग्रेशन, जो एक बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए, उस पर भी बोल्ड कमेंट्री निकल कर आई। और अभिषेक, इसके अलावा टैरिफ्स की बात करें तो याद रखें, कैंपेनिंग के समय भी उन्होंने बताया था चाइना, मेक्सिको जैसे कंट्रियों पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। इनफैक्ट इंडिया का भी नाम था उसमें। वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है। अशेषा, देखिए, अभी चाइना का ऐसे खुले तौर पर नाम तो नहीं लिया है, लेकिन आशंका उस बात की है। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग है डोनाल्ड ट्रंप। क्या है कि आप उनको कैसे कहते हैं ना, कहावत है कि यू कैन लव मी और इग्नोर मी, यू कैन हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। वही स्थिति है। बोल्ड है अपने डिसीजन में, जो कुछ कहते हैं बड़े कह सकते हैं कि दमखम के साथ कहते हैं। और उन्होंने कहा कि मैक्सिको पर, कनाडा पर 25% टैरिफ 1 फरवरी से संभव है। अच्छा, उनके शपथ ग्रहण में चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे। वहां के जो उप प्रधानमंत्री है वहां पर हिस्सा लेने गए थे। लेकिन उनके बेबाकी को पूरी दुनिया जानती है और उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें कही हैं। शपथ लेते ही कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन भी किए हैं। एक तो दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया है। बड़े इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा कि अब गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं होगा, गल्फ ऑफ अमेरिका होगा। नाम ही बदल दिया उन्होंने। और यह भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध को जल्द ही वो खत्म करवाएंगे। तो ये इन सब चीजों की चर्चा हो भी रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो ही सत्ता संभालेंगे कुछ कुछ बड़े डिसीजंस वो जरूर लेंगे और वो आते हुए दिखे भी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अमेरिका का ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट कराएंगे। जाने जाते हैं वो जो परंपरागत जो सोर्स हैं
उसके लिए, और फॉसिल फ्यूल पर उनका फोकस रहता है, नीतियां भी उसी के अराउंड होगी, कल हम चर्चा कर भी रहे थे। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है और अब दुनिया अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। पता नहीं अमेरिका का इस्तेमाल कौन कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ये जरूर है। और ये भी बोला उन्होंने कि कैबिनेट को महंगाई से निपटने का मैं निर्देश दूंगा। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पर, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी वहाँ पर सरकारी मशीनरी है, उसके ऊपर महंगाई को कंट्रोल में लाने का, और वो निश्चित तौर पर एक अच्छी चीज़ होगी वहाँ की इकोनॉमी के लिए। और फिर दुनिया भर में जो यूएस फेड को लेकर जो हैंगओवर रहता है, शायद आगे हम थोड़ा सा कम होता हुआ देखेंगे। कुछ कुछ ये मतलब अभी शपथ लिया उन्होंने, देखते हैं आगे क्या कुछ करते हैं। बाकी उन्होंने टिकटॉक को लेकर भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, कहा कि 75 दिन तक तो कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगर चाइना के साथ तालमेल नहीं बैठती है तो फिर वो कुछ आगे डिसीजंस लेंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं, जरा इसको जरा विस्तार से समझते हैं और कि इम्प्लीकेशंस क्या हैं ट्रंप के इन आदेशों का, ट्रंप के सत्ता संभालने का। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। एनसेड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हमारे साथ हैं, और साथ ही जियोस्फेयर कैपिटल मैनेजमेंट के अरविंद सेंगर भी हमारे साथ हैं। दोनों के दोनों मेहमान अमेरिका से ही जुड़ रहे हैं। अरविंद जी और अनुराग जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 और स्वदेश पर। शुरुआत अरविंद जी आपसे करना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण को, उसके बाद उनके पहले स्टेटमेंट को, आपको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे? आज के जो स्टेटमेंट्स थे उससे कोई खास सरप्राइज तो नहीं रही। उन्होंने साफ साफ पहले से कहा हुआ है कि इमिग्रेशन का जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको बंद कराना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो इमरजेंसी ऐलान किया है वो तो खैर देखा जाएगा उसका क्या इमीडिएट नतीजा क्या होता है, लेकिन मतलब ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसके कारण कि डेमोक्रेट्स हार गए और ट्रंप जीते, तो ये तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और दूसरा जो कि काफी दिलचस्प स्टेप लिया है वो एनर्जी की तरफ, जो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है कि यूएस एनर्जी को बहुत सपोर्ट देंगे, वो भी काफी इम्पोर्टेंट बात है। वो शायद इलेक्शन कैंपेन में थोड़ा बहुत बात हुई थी, लेकिन इसके लिए अभी काफी फोकस हो गया है। उससे देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन इसमें यूएस की एडवांटेज है बिकॉज यूएस आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है, और उसको बढ़ोतरा देने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए ट्रंप का पूरा इंटेंशन है। और अगर आप देखें तो बाइडेन ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और उसमें यूएस का एडवांटेज नहीं है, चाइना का। ट्रंप ने साफ कह दिया कि हम अपनी खुद की एनर्जी पे फोकस करेंगे। ठीक है, अनुराग सिंह भी हमारे साथ हैं। अनुराग सर नमस्ते, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसका इंडिया कनेक्शन आप जोड़ पाएंगे? इंडिया के लिए क्या सोचते हैं, क्या व्यू पॉइंट रख सकते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा उनके ऐसे बोलने या सोचने से? देखिए, इंडिया का उतना ज़्यादा डिस्कशन इस समय नहीं होता है, स्पेशली जो वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं उसको लेकर के। वो इसलिए नहीं होता है डिम्पी क्योंकि इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्टर है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है, लेकिन उसका शेयर अबाउट वर्ल्ड में 2% से नीचे है, वेरएज सर्विसेज में इंडिया का शेयर 4% से ऊपर है वर्ल्ड ट्रेड में। सो सर्विसेज में देखिए बड़ा स्किल बेस्ड होता है, और तमाम जो यूएस की कंपनीज हैं उनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी पिछले 2-4 साल में बने हैं इंडिया में। तो वो कोई एक स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके ही बने होंगे, ओवरनाइट ऐसे तो कोई बनता नहीं है कुछ प्लान्स। तो आई थिंक इंडिया को लेकर कोई स्पेसिफिकली, आई डोंट थिंक दे हैव अ वेरी रिजिड स्टैंस। दे आर फाइन आई थिंक ऑन सर्विसेज। उनको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स से प्रॉब्लम है, और वहां पर वो टैरिफ्स लगा करके एक तरह से यूं कहें कि आप एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन करना चाहते हैं और डॉलर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो दोनों ही केसेस में अगर या डॉलर स्ट्रेंथन हो जाए तो भी आपको एक्सपोर्ट सस्ते पड़ेंगे, तो इन दैट सेंस टैरिफ्स एक्चुअली जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है उसको देने पड़ेंगे। बट अदरवाइज आई थिंक डिम्पी, इंडिया के लिए कोई इस समय ज्यादा, एटलीस्ट जो भी होगा, मुझे लगता है इंडिया के लिए फेवरेबल आउटकम ही होगा, क्योंकि इफ समबडी स्ट्रांग ऑन चाइना दैट मींस दैट उसका थोड़ा बेनिफिट ऑन द साइड्स इंडिया को मिल सकता है डिम्पी।
डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इंडिया पर एफआईआई आउटफ्लो के दम पर दिखा है। याद रखिए, अमेरिकन बिजनेसेस पर उनका फोकस रहेगा, जिसके चलते अमेरिका में इन्वेस्ट करना और ज़्यादा आकर्षक होता हुआ नजर आया। और हाल फिलहाल में 2024 की बात करें या 2025 में अब तक एफआईआई आउटफ्लो काफ़ी भारी हो चुका है भारतीय बाजारों से। इस पर आपकी क्या राय रहेगी और कब तक ये कम होता हुआ नजर आएगा? मेरे ख्याल से तो आप एफआईआई आउटफ्लोज का देखें तो वो तब से शुरू हुआ है जब से कि इंडिया की इकोनॉमी स्लो होना शुरू हुई है और यूएस की इकोनॉमी अच्छा कर रही है। तो इसमें तो सीधी सी बात है कि अगर आप देखें कि जब 2018 में यूएस ने या टैक्स जब अपने खुद के गिराए थे 21% कॉर्पोरेट टैक्स, तो इंडिया में मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने भी अपने टैक्स ट्रेड कंपनीज पे 25% गिरा दिए, 25% कर दिए। तो अगर इंडिया को कंपेटिटिव रहना है तो एक तो उनको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कंडीशंस अट्रैक्टिव रखनी पड़ेंगी और दूसरी इकोनॉमी को अच्छा करना पड़ेगा। तो इसमें यूएस की इकोनॉमी अगर अच्छा करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी बुरा करेगी, लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमी बेटर करेगी और इंडिया की गवर्नमेंट सही स्टेप्स लेगी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, तो इंडिया में इन्वेस्टर्स वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो टेम्पररी आउटफ्लोज है इसका कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये तो शॉर्ट टर्म इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा स्लो हुई है, इसके पैसा बाहर निकला। ठीक है अरविंद जी और अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए हमारे लिए, और बहुत ही जो क्रूशियल मुद्दे हैं, जो लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब भी देने के लिए थैंक यू सो मच सर। लेकिन जो बाजारों के लिए बड़ा पेन पॉइंट है कि एफआईज आखिर लौटेंगे कब, वो चीज़ बाजारों को लगातार परेशान कर रही है। और हालांकि कल बाजार में तेजी रही, लेकिन एफआईज का फिर भी बिकवाली का ही आंकड़ा है, 4,337 करोड़ रुपए की बिकवाली की है एफआईज ने। और हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 11,000 करोड़ रुपए की बाई के फिगर थे, 11,700 करोड़ रुपए के, और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं 600 करोड़ रुपए के आसपास के। लेकिन नेट कैश में अगर हम जनवरी की बात करें, इस महीने की बात करें, अब तक 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। डिम्पी, नतीजे तो ठीक आने शुरू हो गए हैं, मतलब अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें तो मैक्सिमम जो नतीजे आए वो ठीक ठाक आए। और कल भी हमने देखा कि कोटक बैंक नतीजों के दम पर कितना बढ़िया शानदार चला है शेयर। ये आप जरा ये बताइए कि एफआईज की जो चिंता है, क्या आपको लगता है कि नतीजे थोड़े से और कुछ दिन तक सही आ गए तो एफआईज की बाइंग भी आनी शुरू हो जाएगी, जो अभी दर्द की सबसे बड़ी वजह है बाजार में? कह सकते हैं, बट यही एक सोल फैक्टर है, ऐसा नहीं कह सकते कि क्या सिर्फ नंबर से ही एफआईज वापस लौट आएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप ये कह सकते हैं कि ये एफआईज के जो नंबर्स हैं, ये जो अर्निंग्स के जो नंबर्स आते हैं, ये एक बेस का काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मार्केट इज़ अ स्लेव ऑफ द अर्निंग्स, यानी कि अर्निंग्स जैसी आएंगी मार्केट वैसे रिएक्ट करेगा। वो भले आगे करे या पीछे करे, इमीडिएट करे या थोड़ा स्लो करे, बट वो करेगा वैसे ही जैसे आपका अर्निंग्स का बेस है। फाइनली आप अपने कोर बेस पे ही आते हो। तो ये बात सच है कि अर्निंग्स की रिक्वायरमेंट है, अच्छी अर्निंग्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या खाली अर्निंग्स से ही बात बन जाएगी? क्या आपको मैक्रो पिक्चर्स नहीं चाहिए? क्या आपको दूसरे देशों से ज़्यादा बेहतर कंपटीशन में भावना में आगे नहीं निकलना चाहिए? ये सब चीज़ें भी रिक्वायरमेंट है। और आपकी करेंसी भी मजबूत होनी चाहिए, आपकी पॉलिसीज पैरालिसिस दिखना नहीं चाहिए, आपका एग्रेशन दिखना चाहिए। ये सब चीज़ें एफआईज को ल्योर करती हैं। टैक्स टेररिज्म कम होना चाहिए, जिस जगह पर वो खेलते हैं F&O से ज़रा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो एफआईज को इंडिया की तरफ लेके आएंगी। बट मेरा फिर भी मानना है कि अगर जीडीपी ग्रोथ में आने वाले क्वार्टर्स में फॉल डाउन नहीं होता और एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया जाता है, इस बार का बजट अगर सो कॉल्ड पूरी तरह से थोड़ा मैक्रो ड्रिवन हो जाए, जिससे कि कंजम्पशन और टैक्स टेररिज्म थोड़ा सा कम हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें अगर ठीक हो जाती है ना, तो मेरे को लगता है कि एफआईज को वापस लौटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको इस तरह का मार्केट अभी भी फॉरेन में नहीं मिलेगा, यानी कि विदेशों में शायद नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, और मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक इस बार के बजट के ऊपर भी डिपेंडेंस है। देखो आप ना जब भी इस कंडीशन में आके रुकते हो ना, तो फूक फूक के कदम रखते हो। ये फूक फूक के कदम में आप अर्निंग्स को फूक रहे हो, आप बजट को देखोगे और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपना पहले वाला ही परिचय, पहले वाला ही रूप दिखाया
कि मैं टैरिफ लगा दूंगा जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और हम अमेरिका को ग्रेट बना देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो टैरिफ लगाएंगे, लेकिन वो अच्छे नेगोशिएटर भी हैं। उन्होंने ये बात साफ कही, नहीं तो टैरिफ फर्स्ट डे ही लग सकते थे, फिर आपको क्यों 1 महीना 2 महीना देना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट आज शपथ लिए ना, उससे पहले तो 2 महीने पहले ही पता लग गया था कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही टैरिफ के बारे में बोला, तो फर्स्ट डे भी कर सकते थे वो। लेकिन फिर भी अच्छे नेगोशिएटर हैं, क्योंकि मैंने कई बार बताया पॉलिटिशियन कम और बिजनेसमैन थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए बिजनेस के एंगल से वो सोचते हैं कि जहाँ पर फ़ायदा है वहीं पर बात की जाए। तो इसलिए मेरे को थोड़ा भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगला 1 से 1.5 महीना भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये ऐसा नहीं है कि कल शपथ ग्रहण हुआ तो आप कल से भूल जाइए डोनाल्ड ट्रंप को। मेरे को लगता है कल से याद करने के दिन शुरू हुए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा सुने कि जिससे ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हों, और उसके बाद उसका इंडिया को फ़ायदा है नुकसान जैसे भी होगा वो तब की तब होगा। तो एक तो आप वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा, जो यूएस ड्रिवन होंगी और यूएस से भी उनके प्रेसिडेंट ड्रिवन होंगी, है ना। अब आपको डिक्सी डॉलर के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी देखना है, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपने मेरे से अर्निंग्स का पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मैं लेवल्स पे आता हूँ। देखिए, कल बात सच है कि कल एफआईज ने फिर से बिकवाली की, लेकिन ये बात भी सच है कि कल 1 से 1.5% की लॉन्ग पोजीशंस बढ़ी हैं और वो 17% हुई हैं। ध्यान दिया जाए इस बात का कि हमने जब जनवरी का मंथ शुरू किया था तब हमारे पास एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस भी इतनी ही थी जितनी आज खड़ी हैं। आज हम 21 तारीख पे आ चुके हैं जैन की, और ये जैन सीरीज़ अपने आप में बहुत बड़ी और लंबी सीरीज़ बनी। जैसे मैंने आपको बताया कि 26-27 तारीख से शुरू हुई और उसके बाद अब ये 30 तारीख जाके ख़त्म हो रही हैं, तो 32-33 दिन हो गए। तो अभी भी आप देखेंगे लॉन्ग पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये चिंता की बात भी है। और यहीं से ही थोड़ा सा डाउट लगता है कि एफआईज को अभी क्यों जल्दबाजी नहीं है इंडिया में, नहीं तो इससे बड़ा जेस्चर पीरियड उन्होंने कभी नहीं लिया। वो कभी 1 महीना नहीं इस पॉइंट पे आके रुके। जब वो 15 से 16% लॉन्ग पोजीशंस पे आते थे तो तुरंत मार्केट के अंदर पैसा आता था और फिर वो बाजार चलने लगता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। तो ये पहला कंसर्न है कि आपको रुक रुक के चलना है। दूसरा पॉइंट, मैं एफआईज के पॉइंट से बता रहा हूँ, रिटेल के पास पोजीशंस थोड़ी ज़्यादा है। मैंने आज चेक किया सुबह, तो करीब 70% से ज़्यादा रिटेल के पास पोजीशंस पड़ी हैं। और मैंने कई बार आपको ये बात नोटिस कराई है कि रिटेल के पास ज़्यादा माल होना अच्छा नहीं है। उन्होंने ना खचाखच भर रखा है, और जैसे बाज़ार थोड़ा भी ऊपर जाता है ना, या तो लिक्विडेट करें, वो लिक्विडेट भी नहीं हो रहा, और नीचे आके वो टस से मस नहीं हो रहा, वो ये फंस गया है पूरा माल, जिसे कहते हैं ना चौक हो गया पूरा। तो थोड़ा सा शेकिंग की और रिक्वायरमेंट है, ये शेक होंगे। ये आज सुबह ही आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। सुबह जब मैं उठा और मैंने सुबह देखा गिफ्ट निफ्टी वगैरह कितना ऊपर है, तो देखा 150 पॉइंट ऊपर था करीब करीब। अभी मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ 20 ही पॉइंट ऊपर है। तो ये शेकिंग और बड़े गैप, उतार चढ़ाव, हिलना डुलना, एकदम से बाजार का मूवमेंट आ जाना, ये रहेगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। एक अच्छी चीज़ मैं और बता देता हूँ, इतनी सब चीज़ों के बीच में डीआईएस की होल्डिंग भी 50% से ज़्यादा है। मैं थोड़ा थैंक यू भी करूँगा डीआईएस का। हमने कई बार डीआईएस से बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं इंडिया में पैसा लगाते जब एफआईज बाहर जा रहे हैं। उस समय होल्डिंग्स उनकी करीब 40% थी, अब आज उनकी होल्डिंग 53% है। डैट मीन्स 13% उन्होंने अपनी लॉन्ग होल्डिंग्स को बढ़ाया है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा इसी मन से कि डीआईएस ने इंडियन मार्केट को संभालने का बहुत ही बखूबी काम किया है। ट्रस्ट मी, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह से पिटते अगर डीआईएस की होल्डिंग आके मार्केट में नहीं रोकती। तो इसलिए डीआईएस का थैंक यू इस प्लेटफॉर्म से कि 53% लॉन्ग पोजीशंस लेके ना केवल उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, बल्कि इंडियन मार्केट्स के अंदर अपना जो पैसा उनके पास आ रहा है एसआईपी मोड का, उन्होंने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया। तो ये एक पूरा ब्यौरा है एफआईज और डीआईएस का। ठीक है, तो ये कुछ तरह के बदलाव जो एफआईआईज और डीआईआईज के होल्डिंग में दिखे हैं। लेकिन इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो याद रखिए शुक्रवार को कमजोरी थी, पिछले हफ्ते भी कमजोरी दिखी, लेकिन उसके बाद कल अच्छी खासी तेजी, 140 अंकों की तेजी के साथ 23,340 के पास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। डिम्पी, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए आशीषा, अभी तो आपने कल फर्स्ट राउंड की सिर्फ एक तेज़ी देखी, और इससे पहले हमने 108 पॉइंट का नुकसान फ्राइडे के सेशन में देखा। मंडे में वो 108 पॉइंट का नुकसान की रिकवरी हुई। तो एक्चुअली में देखा जाए, जो फ्राइडे को छोड़ के गए थे वो मंडे को पाया। तो चेंजेस में कुछ नहीं हुआ। हाँ, मंडे नया हफ्ता होता है,
जब आप नए तौर तरीके से काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, फील गुड हो रहा था कल काफ़ी, लेकिन लेवल्स में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि गिफ्ट निफ्टी अगर हमको 100-150 पॉइंट और गैप दिलवा देता तो आप 23,500 पे आ जाते। एक फियर की लाइन, एक डर की लाइन शॉर्ट्स वालों के मन में आती और उनकी तरफ से कवर होता, लेकिन अभी वो शायद उतना बड़ा गैप नहीं मिले। तो कल के जो गेन्स हैं पहले तो उसको बचाने का काम करना होगा अगर मार्केट को थोड़ा और ठीक होना है और हेल्दी होना है। ये कल से गेन कैसे बचेंगे और किस लेवल को चेक करना है। 23,000 से लेके 23,200 तक का ये पूरा सपोर्ट का एरिया है। तो अगर मान लीजिए आज 100 से 150 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल कंडीशन, मान लीजिए 100 से 150 पॉइंट निफ्टी टूट भी जाता है, तब भी कोई डैमेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने शुक्रवार को छोड़ा, मंडे को लिया, ट्यूसडे को फिर छोड़ दिया, ऐसा ही कर रहे हो। हाँ, अगर ये लॉस नहीं होता और किसी तरह से मार्केट आज 23,500 तक आता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी और इस सेकंड मतलब बैक टू बैक जिसे कहते हैं मार्केट ने तेज़ी दिखाना है। तो आज मार्केट का अपना कोर स्ट्रेंथ दिखाना है। आज उसके पास ग्लोबल चीज़ें नहीं हैं, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का ट्रिगर नहीं है, वो हो चुका है। तो मार्केट पास्ट पे कभी रिएक्ट नहीं करता, फ्यूचर पे रिएक्ट करता है। तो ये एक चीज़ें हैं। तो मार्केट को आज अपने हिसाब से थोड़ा पोजीशनिंग करनी होगी और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज बाज़ार नहीं भी टूटे और थोड़ा भी गेन कर ले तो आप उससे संतुष्ट रहना, क्योंकि मार्केट ने अपने ट्रेड आए हुए छोड़े नहीं हैं। मैं लेवल्स के साथ निफ्टी ख़त्म करता हूँ, फिर बैंक निफ्टी पे चर्चा करेंगे। वो है 23,000 से लेकर 23,200 का पूरा सपोर्ट का बैंड है। आई रिपीट, एक पॉइंट पे सपोर्ट मत ढूंढना, क्योंकि फ्री फॉल है, 200 दिनों के एवरेज से नीचे हुआ आप। हाँ, 23,000 से लेके 23,200 का सपोर्ट बैंड है और ऊपर आते समय 23,500 पहला रेजिस्टेंस, 23,800 650 दूसरा रेजिस्टेंस, 23,800 तीसरा रेजिस्टेंस है। तो जब तक आप 23,800 नहीं आओगे, फाइनली आप बहुत ठीक नहीं होगे। तो जब तक हम 23,700 800 को नहीं पा लेते तब तक तो दिक्कत है ही। ये मैंने सारे लेवल्स आपको बताए। अगर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो कि मैं क्या करूं, मैंने पोजीशंस ले रखी हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, एकुमुलेशन के स्टांस को ना भूलो, एकुमुलेट करते रहो। और एकुमुलेशन का फ़ायदा आपने कल और परसों में देख ही लिया कि अगर आप नीचे गए आपने प्लस किया, ऊपर आए आपने प्रॉफिट में भी आए। तो धीरे धीरे करके एकुमुलेट करो, बाय का स्टांस नहीं, मैंने एकुमुलेशन का स्टांस लिया हुआ है। और हर छोटे मोटे 500-600 पॉइंट के बैंक निफ्टी के और 100 से 150 पॉइंट के निफ्टी के डिप में मैं एक एक लॉट प्लस करता चल रहा हूँ, जिससे मेरी एवरेज भी गिरती जा रही है और मेरे पास सही रेट पे माल भी आता जा रहा है। तो ये अभी भी आपको करना है जब तक आप 23,700 के ऊपर नहीं आ जाते। ऑप्शंस वालों को थोड़ा देख के काम करना होगा और मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा ऑप्शंस वालों को कि आज काम ना करना, आज आपकी प्रीमियम मीटिंग हो जाएगी, थोड़ा रुक के काम करना। ठीक है, एक्यूमुलेट करने का समय है और देखिए अच्छी चीज़ है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है, लेकिन जैसे डिम्पी बता रही थी कि सुबह सुबह करीब 150 के ऊपर दिख रहा था, लेकिन रात की बात करें तो 250 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी था। लेकिन वो गेंस को शेड करके 18-19 अंक आपको बहुत मुश्किल दिख रहे होंगे। निफ्टी बैंक पर आते हैं। डिम्पी, कल का सत्र बड़ा अच्छा रहा। कोटक बैंक की अगुवाई में हमने देखा कि बैंकिंग शेयर चले, 12 में से 10 शेयर मजबूत रहे निफ्टी बैंक के। और शुक्रवार की जो भी नुकसान था, कल निफ्टी बैंक ने पूरी की पूरी भरपाई कर ली है और ऐसे संकेत भी दे दिए हैं कि 50,000 के लेवल की तरफ निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने भी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई और सपोर्ट करने का काम किया। क्या निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक को भी से भी सपोर्ट आ रहा है और प्राइवेट बैंकिंग से भी सपोर्ट मिल रहा है, बजट सामने खड़ा है। बेटर प्लेस तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ बेटर एग्रेसिव जरूर है। जो आप एग्रेशन देखते हो वो ज़्यादा है। बेटर प्लेस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका फॉल निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा सीवियर हुआ जब उसने 200 दिनों की एवरेज तोड़ी। देखो, एवरेज तोड़ना इसका मतलब आपने गलती की तो मार्केट पनिशमेंट देता है। तो निफ्टी को जो पनिशमेंट मिली वो कम मिली, बल्कि बैंक निफ्टी को जो पनिशमेंट मिली वो ज़्यादा मिली। 50-700 तोड़ने के बाद आपने 48,000 आने में कोई बहुत समय नहीं लगाया, बहुत जल्दी जल्दी आप उस लेवल्स के पास में आए। तो मैं बोलूँगा कि इसके पास प्रोबेबिलिटी हाई है कि पुल बैक करेगा। और कल के सेशन में 1 मिनट के लिए फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना प्रोड्यूसर जी। कल के सेशन में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, जो मैं आपको बताता हूँ कि इस समय मेरे पास, अगर आप मेरे से पूछें कि आपको मार्केट में 2 चीज़ें क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को एक तो एफआईज की होल्डिंग बढ़वाओ, आप रिटेल का माल कम करो, एफआईज की होल्डिंग बढ़वाओ। और मैं दूसरा बोलूँगा कि थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कम करो।
इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट, इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ अगर माल खड़ा होगा तो ये हैवी है, ये चल नहीं पाएगा। मेरी सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है, मेरी अर्निंग्स, डोनाल्ड ट्रंप, रुपया डॉलर इक्वेशंस, ये मेरे लिए थोड़ा सेकेंडरी है। मेरे को प्रामा फेसी एफ&ओ के हिसाब से ये 2 चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मेरा ओपन इंटरेस्ट जिसमें शॉर्ट्स हैवी पोजीशंस हैं वो थोड़ी कम हो कवरिंग के फॉर्म में, और दूसरा थोड़ा बहुत एफआईज की होल्डिंग बढ़े। तो एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसलिए कल बैंक निफ्टी को आपने 800 पॉइंट ऊपर भी देखा। रही बात कितना और चल सकता है, देखिए प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये 800 पॉइंट और भी जोड़ सकता है। ये 49,800 50,000 तक जाने के चांसेस हैं। हो सकता है आज या कल में नहीं आए, अगले 2-4 दिन में आए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बजट तक अगर कोई प्रॉब्लम वैसी नहीं आती है तो मार्केट ने जो फ्राइडेज को अपने लो बनाए हैं, आई रिपीट माई सेल्फ, फ्राइडेज को जो लो बनाए हैं वो शायद अब बजट तक के लोज बन गए हैं। अब उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। हम ऊपर कितना आते हैं ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है, बट हम शायद नीचे अब नहीं जाएं क्योंकि हम एक्सट्रीम पेसिमिज्म हम ऑलमोस्ट फ्राइडे को भी फील करके आए हैं। तो ये पॉइंट मेरे लिए है। इसलिए बैंक निफ्टी में अगर आप हैं और आपने कल 800 पॉइंट इंजॉय किए हैं तो मेरे को लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अभी भी टिके रहने में समझदारी है। छोटा मोटा अगर शेक आता है उसको एब्जॉर्ब करके एक थोड़ा लंबे रेस के लिए रुको। अभी आपके पास 500-800 पॉइंट की और गुंजाइश है बैंक निफ्टी के अंदर। हाँ, नहीं है पोजीशंस, लेना चाहते हो तो छोटा मोटा डिप आ जाए प्लस कर लेना, लेकिन ध्यान रखना फ्राइडेज के लोज को अच्छे से चेक करके बैठना और उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अति की भी अति लग रही थी फ्राइडे को। जब ऐसा होता है ना मार्केट के अंदर तो एक कंपल्सरी पुल बैक आता है, लेकिन वो परमानेंट पुल बैक में तब्दील होगा उसके लिए समय चाहिए होता है। इसलिए 1 से 2 दिन अभी और रुको और बैंक निफ्टी के अंदर टिके रहो। ना ही एवरेज करो, ना ही इसके अंदर कोई और चेंजेस करो। एकुमुलेशन का स्टांस रखो कि जब भी गिरेगा मैं अच्छे लॉट अपनी वैल्यू के हिसाब से मैं प्लस करूंगा। इतना ही काम करना है, बाजार आपको अपने आप ऊपर ले आएगा। ठीक है, जो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया, ऑप्शंस वगैरह सब कुछ बता दिया, और नंबर शेयर्स जो एफ&ओ बैन में बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको ज़रा नोटिस करके रखिएगा। हम भी ध्यान आपको दिलवाते रहेंगे। आगे बढ़े, किरण जानी, वैशाली पारिक और रचना वैद्य, तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना आप कीमती समय हमें देते हैं और आपसे बातचीत करके मेरे को तो निजी तौर पर बहुत अच्छा लगता है। वैशाली मैम से, रचना मैम से और किरण सर से बातचीत करने के बाद मेरी इंटेलिजेंस का लेवल काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ी से ऊपर होता है। वैशाली मैम, आपसे ही मैं शुरू कर रहा हूँ। जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जल्दी से अपना स्टांस बता दीजिएगा, फिर हम जरा स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो मैं कहूंगी थोड़े दिनों से देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर तो कम हो ही रहा है, मार्केट इज शोइंग साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। सो कल भी जो एक मूव आया है, जो बैंक निफ्टी ने इतना जो बीटन डाउन सेक्टर था और कल अच्छा सा एक रन अप दिया है। सो फॉर नाउ बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही है मार्केट को, तो व्यू ऐसे ही रहेगा। 23,350 का 360 का जो हर्डल है वो अगर हम क्रॉस करते हैं और सस्टेन करते हैं उसके ऊपर, तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इज 23,550 टू 23,600। और बैंक निफ्टी 48,000 का एक बेस बन चुका है। नियर टर्म सपोर्ट हम देखें तो आई थिंक 49,000 या 48,900 का एक सपोर्ट बनेगा, और अपसाइड पोटेंशियल 49,650 का है फिलहाल। सो आई वुड से दैट यस, ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हम देख ही रहे हैं। पहले देखा रिलायंस ने सपोर्ट किया, फिर टीसीएस ने सपोर्ट किया, फिर अब देख रहे हैं बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही है। कल देखा कि मेटल का भी पार्टिसिपेशन आ रहा है। सो फॉर नाउ मार्केट शोज साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबिलिटी का बेनिफिट आपको, जैसे हमने शुरुआत में बताया, ऑलमोस्ट वैशाली मैम का भी यही मानना है कि अगर आप हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा टिके रहो, ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ना लो, क्योंकि अभी हम रिकवरी में हैं। आपको भी पता है ना, रिकवरी होते समय पेशेंट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गड़बड़ ना हो, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा आईसीयू में। तो इसलिए रिकवरी हो रही है, शांति से आराम से एंजॉय करो और एकोमोडेशन का स्टांस को ना भूलना। रचना मैम, आपसे हम ट्रेड की शुरुआत कर रहे हैं, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एंड मार्केट के लिए कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अक्रॉस द ग्लोब। जब मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट बने तो यहाँ से हमें आगे चलते हुए टिकर के साथ साथ ट्विटर पे भी नजर रखनी है। और इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि आज के लिए जो हमारे स्टॉक्स होने चाहिए उसमें एक नाम जो मेरी तरफ से रहेगा दैट विल बी ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। और ओबेरॉय रियल्टी में हम अगर पहली 5 मिनट में 2000 के ऊपर सस्टेन कर गए अपने आप को
विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 1980 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए और अपसाइड पे टारगेट होना चाहिए 2040 एंड 2075। और अगर मल्टी डेज के लिए पोजीशन होल्ड करने के लिए कोई रेडी है तो 2100 क्रॉस करने के भी चांसेस रहेंगे यहाँ पे। और दूसरा जो काउंटर में देना चाहूंगी दैट वुड बी डिक्सन। डिक्सन में भी एक प्रोबेबिलिटी है कि एक अपस्विंग आना चाहिए। अगर पहली 5 मिनट हम यहाँ पे 17,300 के ऊपर सस्टेन कर गए तो आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट 5 मिनट्स इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं और ऐसे लगा सकते हैं 17,000 पे। और अपसाइड पे इसके टारगेट हो सकते हैं 17,900 एंड इवन 18,300। 18,300 डिक्सन टेक के लिए ये टारगेट्स होंगे आपके, और ओबरॉय रियल्टी के लिए भी ठीक ठाक बढ़िया टारगेट्स हैं। डिक्सन टेक का जो स्टॉप लॉस होगा 17,000 पर आपको लगा के चलना है, और ओबरॉय रियल्टी के लिए जो टारगेट होंगे 2040-2075 के 1980 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो 2 बाई के कॉल्स हो गए रचना जी की तरफ से। डिक्सन टेक के नंबर्स भी काफ़ी अच्छा है, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट दोनों के दोनों डबल हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन हालांकि थोड़े से फ्लैट हमने देखे हैं। लेकिन किरण जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेटअप हुआ है और कल जिस तरह से एक बाइक हमने एक अपसाइड स्विंग देखी है, तो कहीं ना कहीं जो मिड टू लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बैंकिंग में स्पेशली जैसे आप भी और डीपीजी भी डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी बेटर देन द निफ्टी लग रहा है, तो बैंकिंग के स्टॉक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें काफी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियर कट राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। काफी एक अच्छी पोजिशनिंग में है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। हालांकि स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 600-605 के बीच में हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रखिए, 590 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 590 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है 635-640 वहां तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश सकता है। तो 1-2 दिन के नजरिए से डेफिनेटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें बाय करना चाहिए। दूसरा डीपीजी का एक फेवरेट स्टॉक है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड का आप चार्ट देखोगे तो डीपीजी ने आई गेस 15 दिन पहले डिस्कस किया था, एक शार्प रिकवरी उस लेवल से हमने देखी, वहां से वापस 2 दिन में एक रिट्रेसमेंट है जहां पे उसने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है, विथ वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एसबीआई कार्ड भी करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 800 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 740 एज स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा रहेगा एसबीआई कार्ड, दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की राय, 640 का लक्ष्य और 590 का स्टॉप लॉस बनाए रखने की सलाह, और इसी के साथ एसबीआई कार्ड्स पर भी खरीदारी की राय दी है किरण जी ने, 800 रुपए का लक्ष्य और 740 का स्टॉप लॉस। वैशाली जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपके टॉप पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक तो मुझे आई थिंक भारत फोर्ज में ध्यान दूंगी बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड वाइज ऑल्सो इट्स वेरी फेवरेबल एंड कल हमने देखा कि थोड़ा सा मूवमेंट शुरू हुआ है शोइंग साइंस ऑफ रिवर्सल। सो आई वुड से 1190 के स्टॉप लॉस के साथ 1280 का ये टारगेट बन सकता है। सो ये पोजिशनल ट्रेड है। और दूसरा मैं कहूंगी वो है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ भी काफी करेक्ट हो चुका है, कल हमने देखा एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है। तो आई वुड से 1020 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। ये भी पोजिशनल ट्रेड है, 1120 का ट्रेडिंग टारगेट। बिल्कुल, तो इन दोनों स्टॉक्स पर वैशाली ने खरीदारी की राय दी है, मैक्स हेल्थ केयर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, नतीजे कहां पर निकल कर आए हैं, इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां पर निकल कर आई है उस पर नजर डालेंगे। लेकिन शरद, सबसे पहले नतीजे कैसे रहे, कौन से नतीजे आए और स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं उस पर बात कीजिए। ये बिल्कुल Q3 अर्निंग्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की बात करें, ओबरॉय रियल्टी, डिक्सन टेक, MCX जो है फोकस में आता है, और वीक सेट ऑफ नंबर्स की बात करें तो LT फाइनेंस आता है। अगर एक एक करके स्टॉक्स के बारे में बात करें तो डिक्सन टेक की बात करें तो रेवेन्यू 117% जो है उछाल देखने मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इम्पॉर्टेंटली नेट प्रॉफिट भी देखें तो 123% बढ़ा है। ये डिक्सन टेक के नतीजे जो है मैं बता रहा हूँ, खासकर कि जो उसके EMS सेगमेंट है यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है, और ओवरऑल जो है कंपनी एक नए कैटेगरीज में जो है फोरे करने की अनाउंसमेंट भी अपनी कॉन कॉल में किए हैं। तो पॉजिटिव जो है न्यूज़ फ्लो
आपको डिक्सन टेक के लिए देखने मिल रहा है। ओबरॉय रियल्टी के भी नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं और ओवरऑल रेवेन्यू में भी देखें तो लगभग 34% का गेंस आया है और कमेंट्री भी जो है खास करके लॉन्चेस को लेके उस पर एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। इसके अलावा ऑफ कोर्स बात करें एलटी फाइनेंस की तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं, आप ओवरऑल कह सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनल्स है वहाँ पे थोड़ी वीक सेट ऑफ जो है नंबर्स देखने मिले हैं। एमसीएक्स के नतीजे लेकिन स्ट्रॉन्ग आए हैं, यहाँ पे रेवेन्यू पैट एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आया और जो एवरेज डेली टर्नओवर होता है, जो आंकड़ा हम चेक करते हैं आपके एक्सचेंजेस के, उसमें भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। तो ये तो अर्निंग्स हुए जहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन खबरों वाले शेयर्स भी बहुत है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। खास करके कुछ बजट रिलेटेड थीम भी है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया है, जहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट से जो रिफंड है कंपनी को मिलेगी लगभग 1128 करोड़ रुपए के लिए। कल ऑलरेडी स्टॉक में तेज़ी भी देखने मिली थी क्योंकि एजीआर ड्यूज़ माफ़ होने की न्यूज़ फ्लो पे जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, तो आज भी पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है। वारी एनर्जीज़ की बात करें तो इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है सोलर मॉड्यूल्स का 180 मिलियन वॉट्स का। वही कैंप्स को जो है रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट चुना गया है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के लिए। एस्ट्रल की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है गिलौत प्लांट में, और ये जो है ड्रेन मास्टर फिलिंग्स को लेके जो है ओवरऑल जो है कंपनी स्टार्ट करने वाली है। अपोलो पाइप्स की बात करें तो 27 जनवरी को जो है बोर्ड की अप्रूवल आई है कि फंड रेज होगा। सिप्ला में एक ऑब्जर्वेशन आई है यूएसएफडीए द्वारा और ये फॉर्म 483 का है गोवा प्लांट को लेके। लेकिन दो अहम खबर मैं आपको बताता हूँ जो ऑफकोर्स ईटी से आ रही है। यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन, कोचिन शिपयार्ड, माजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, इन स्टॉक्स पे पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। रिपोर्ट्स आ रही है कि टैक्स ब्रेक्स आ सकता है शिपिंग इंडस्ट्री में, और जो बातचीत हो रही है वो ग्लोबल शिपिंग बिल्डिंग से हो रही है जहाँ पे भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्रेजेंस अपना लोकली बढ़ा सके। पीएफसी, आरईसी, आयरेडा की भी बात करें तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि ग्रीन फाइनेंसिंग पे बूस्ट हो और एक नई क्रेडिट गारंटी फंड की ऐलान जो है 1 तारीख फरवरी को बजट के दिन आ सकती है। ओला इलेक्ट्रिक भी अपनी असेंबली लाइन शुरू कर रही है अपने नए बाइक्स को लेके, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। और आखिर में कल्याण ज्वेलर्स में भी डेवलपमेंट आई है। प्रमोटर्स ने प्लेज कर दिया 3.61 करोड़ शेयर्स, और ये जो प्लेज हुई थी 17 जनवरी को हुआ था और ऑलरेडी इनका एग्जिस्टिंग 12.5 करोड़ का शेयर प्लेज है जो ऑलमोस्ट 19.32% है उनके स्टेक का। अब करंट प्लेज से जो है जो प्रमोटर होल्डिंग का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 25% जो है शेयर प्लेज हो चुका है। तो शेयर प्लेज के आंकड़े बढ़ चुके हैं प्रमोटर्स को लेके, ये कल्याण ज्वेलर्स का ऊपर है। तो ये तो बहुत सारे अहम स्टॉक्स हुए जो अर्निंग स्पेसिफिक भी थे और नॉन अर्निंग स्पेसिफिक भी थे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे ब्रोकरेजेस की क्या राय बनती है अर्निंग्स को लेके भी और नॉन अर्निंग्स को लेके, वो सारे चीज़ जो है हमें वरुण बताने वाले। वरुण बताए क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जोमेटो, सभी की नज़र इस पे है। इंटरेस्टिंगली शरद, जितने ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है उसमें से केवल एक नमूरा है जिसने प्राइस टारगेट काटा है, बाकी किसी ने प्राइस टारगेट नहीं काटा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आपको बताता हूँ सबसे पहले तो बोफा की रिपोर्ट है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह 375 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि नो डाउट एक मिस देखने मिला, खासकर ब्लिंकिट में अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेड लॉसेस देखने मिले। और कंपनी के कॉन कॉल में कंपनी ने हाईलाइट किया है कि जो फास्टर एक्सपांशन कंपनी ने किया है, तेज़ी से एक्सपांशन कंपनी ने किया है, उसके कारण लॉसेस देखने मिले हैं और अगले 1-2 क्वार्टर में ये लॉसेस जारी रहेंगे। वही मैक्वेरी भी जो है अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 130 का है और इनका सबसे कम टारगेट है, हमेशा से रहा है, इस बार भी रह रहा है। और ये कह रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है इस कंपनी के लिए थोड़ी कम है और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है उसका असर जो है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ रहा है। वहीं यूबीएस खरीदारी की सलाह दे रहा है, 320 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनको रिजल्ट्स जो है वो डिसेंट लगे हैं, लेकिन नमूरा देखिए, खरीदारी की सलाह दे रहा है लेकिन प्राइस टारगेट काटे हैं 320 से काट के 290 का इन्होंने दिया है। जो लॉन्ग टर्म क्विक कॉमर्स पे प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्विक कॉमर्स में जो स्टोर ओपन कर रहे हैं उसके चलते भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं कंपनी के साथ, तो ये एक दिक्कत है। लेकिन हाँ, बैलेंस शीट अच्छी है तो इसके अलावा भी खरीदारी की सलाह। अब बात करते हैं पेटीएम की, तो मैक्वेरी की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मर का कॉल, 730 के प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि हर पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे इनको अच्छे लग रहे हैं और जो घाटे कम हुए हैं वो एक अच्छा सरप्राइज जो है वो देखने मिला है। अपसाइड रिस्क जो है डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यूज़ जो है वो अगर बढ़ते हैं तो एक अपसाइड रिस्क है। डिक्सन टेक, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 12,600 का देखने मिला है। ये कह रहे हैं कि अर्निंग्स जो है बीट है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अभी भी इनको स्ट्रेच नज़र आते हैं। वहीं नुआमा अगर आप देखें तो होल्ड की सलाह दे रहे हैं,
18,790 का ये टारगेट जो है वो दे रहे हैं। इनका कहना है कि मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट जो है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिली है और FY25 से 27 तक के एस्टिमेट जो है उसमें इन्होंने 3 से 7% के आसपास का बदलाव जो है वो किया है। अब बात करते हैं हिंडाल्को की, तो सिटी की रिपोर्ट है और यहाँ पे इन्होंने फिर से एक बार अपने कवरेज की शुरुआत कर दी है। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 725 के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेटल स्पेस में अगर आप देखेंगे तो ये इनकी टॉप पिक है। जितने भी कंसर्न्स थे इस कंपनी को लेके वो अब ख़त्म हो चुके हैं। इसके लिए फिर से इन्होंने यहाँ पे अपने कवरेज की शुरुआत की है। आवास फाइनेंशियल्स सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 2170 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। 90 डे का पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच जो है वो इन्होंने यहाँ पे ओपन किया है। इनका कहना है कि सिक्योर्ड फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बेहतर है। सीमेंट सेक्टर मैक्वेरी की रिपोर्ट है और ये कह रहा है कि डिमांड रिकवरी और प्राइस हाइक जो है वो आगे चल के खासकर सेकेंड हाफ FY25 में मार्जिन्स को कहीं ना कहीं ड्राइव करेंगे और जो पिछले बार के मार्जिन्स थे वहाँ से एक अच्छी रिकवरी जो है वो आपको देखने मिल सकती है। हालांकि एबिटा एस्टिमेट जो है उसमें इन्होंने थोड़ी बहुत कटौती की है FY26 के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट इनका टॉप पिक है। अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC, रैमको पे जो टारगेट्स दिए हैं वो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और आखिरी में इंडियन IT सर्विसेज पे एक तो HSBC की रिपोर्ट है जो कि कह रहे हैं कि Q3 जो है फिर से एक वॉलेटाइल ओवरऑल रिजल्ट सीजन के लिहाज से रहा है और जितने भी कंपनीज़ है ज़्यादातर कंपनीज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो है वो देखने मिली है और रुपया जो कमज़ोर हो रहा है वो EPS को ड्राइव कर सकता है FY26 में। साथ ही साथ CLA से भी कह रहे हैं कि वो IT इंडस्ट्रीज़ पे कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है और 2025 में BFSI सेगमेंट जो है उसकी रिकवरी आएगी, उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है IT इंडस्ट्री को मिल सकता है। कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे, सभी पर चर्चा की। शरद और वरुण बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी स्टॉक्स पर एक टेक्निकल राय भी लेंगे। वाले शेयर, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स ये सब भी देख लिया। धीरे धीरे करके थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी और ऊपर हुआ है, 34 पॉइंट अभी ऊपर दिख रहा है, अच्छी बात है। 2 शेयर के साथ, दोनों इनफैक्ट लिकर के शेयर हैं, आज उनके साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ स्टॉक स्पेसिफिक की। पहले वैशाली मैम आपके पास आता हूँ, जरा UBL का चार्ट देखना आप, यूनाइटेड ब्रिवरीज का 200 दिनों की एवरेज से बढ़िया सी कैंडल बना के कल स्टीप एक राइज हुआ और साथ ही लॉन्ग पोजीशंस F&O के अंदर बनी है और चल सकता है क्या? हमारा अपना टारगेट है 2150 तक आ जाना चाहिए। एक बार जरा UBL पे आपकी रिकमेंडेशन मैम। तो इमीडिएट बेसिस पर जिस तरह से कैंडल बनी है आई थिंक थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। सो आई थिंक आइडियल लेवल 2030 अगर वहां तक आए तो वहां पे बाय करने की सजेशन रहेगी। एंड कल का हाई जो क्रॉस करता है तो फिर ऑफ कोर्स 2100 2140 के भी टारगेट दिख सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हाई है तो इसलिए थोड़ा रिट्रेसमेंट यानी कि थोड़ा नीचे आए तब भी डरना नहीं, घबराना नहीं। कल की बढ़िया ट्रेड है ये, इस पे आप दोनों स्टैंप लगाओ, बाइंग ऑन डिप्स की भी स्टैंप लगाओ और बाय की भी लगा के रखो। यानी कि जिनके पास है वो थोड़ा होल्ड भी करें और नहीं तो डिप पे आप वापस एक्यूमुलेट कर सकते, इकट्ठा कर सकते हो। एक और शेयर है उसका नाम है लॉरस लैब। ये शेयर एक बार जरा मैं रचना मैम से पता करता हूँ। रचना मैम लॉरस लैब को चेक करना, कल इसकी भी F&O पोजीशंस काफ़ी ठीक थी। लॉरस लैब जी, जहां तक लॉरस लैब की बात है तो यहाँ पे पिछले 2 दिन से तो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और प्राइस 584 के करीब है विच इज माइनर रेजिस्टेंस ओवर हियर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए 585 के आसपास। 585 से 590 के बीच में ये रेजिस्टेंस जो है वो अगर टेकआउट एक बार हो जाता है आफ्टर सम कंसोलिडेशन तो फिर हम 610 और 630 की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, पर थोड़े कंसोलिडेशन के बाद एंड नॉट इमीडिएटली। डन, तो थोड़ा कंसोलिडेशन और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। किरण सर से भी मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर विवेक कारवा भी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका पहले तो जरा स्वागत कर लेते हैं। विवेक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग, अभी आपके पास लौट के आ रहे हैं और जरा डोनाल्ड ट्रंप की कल जो ताजपोशी हुई है ना उस पर एक कमेंट मैं आपका चाहता हूँ कि इंडिया स्पेसिफिक क्या चीज़ें अब समझनी चाहिए और हमको क्या करना है। हाँ, ये आप अपना आंसर जरा कैलकुलेट करके रखिएगा। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। किरण सर एक शेयर आपसे भी, कल बायोकॉन की अच्छी क्लोजिंग हुई है बट प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा वॉल्यूम बैक्ड नहीं थी, तो आज चल सकता है कि आज थोड़ा वेट करना पड़ेगा बायोकॉन के अंदर हमको? बायोकॉन की अगर हम बात करें तो जिस
जिस तरह से वीकली चार्ट प्लेसमेंट है, एक बड़ा सा ब्रेकआउट हमने देखा था कि 300 के आसपास, तो उसके बाद हमने देखा कि काफी टाइम 380 370 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस किया और वापस नीचे में 320 के आसपास आया। अब कल का जिस तरह से मूवमेंट है, उसने अपने सभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 400 के ऊपर क्लोज दिया है। वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। एक क्लियर कट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आए, थोड़ा पोजिशनल नजरिया रखिए, नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे। कोई भी डिप आता है 390 से लेके 400 के बीच में आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 380 के नीचे का आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली यहाँ से आपको 10 से 20% की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 440 से 480 तक के टारगेट आ सकते हैं। सो रादर देन गोइंग फॉर द इंट्राडे ओनली, आई सजेस्ट कि आप थोड़ा शॉर्ट टर्म नजरिया रखिए और 380 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिए। ठीक है, आप 380 का इसमें एक स्टॉप लॉस लगाओ, और 400 450 तक तो जा ही सकता है, 480 भी जा सकता है। और अगर आप मेरी स्क्रीन वाला 1 मिनट के लिए चार्ट लेके आएंगे, मैंने बायकॉइन के फ्यूचर्स को ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, आपको उससे क्लियरली पता लग जाएगा ये 200 दिनों की एवरेज को कितनी रिस्पेक्ट करता है और तोड़ता नहीं है। अब तो वो छोड़ो, अब तो 50 दिन की एवरेज को भी नहीं तोड़ रहा, मार्केट का फॉल का जस्ट अगेंस्ट रहा। आप ये चेक कर लीजिए 2025 के अंदर जब जब मार्केट का फॉल हुआ, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में चला, बाजार गिरता गया, ये चलता गया, और इसने नया हाई यानी कि एक नया ब्रेकआउट कर दिया, और वो कल के सेशन में किया। बट थोड़ा वॉल्यूम कम था, इसलिए मैंने सर से चेक करवा लिया। सर ने कहा कि 380 का एक स्टॉप लॉस डाल के आप इसमें पोजीशंस ले भी सकते हैं, नहीं तो छोटा मोटा डिप मिल जाए तब भी देख सकते हैं। अब विवेक कारवा को अपने साथ जोड़ के उनसे जरा ये जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है उसका इंडिया कनेक्शन और इंडिया में अब क्या करना चाहिए ये समझते हैं। सर, एक ट्रिगर था, 3 ट्रिगर्स में से एक, विवेक सर, पहला डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा अर्निंग्स, और तीसरा बजट, जो हम जैन मंथ में लेके आए थे। कल वो ट्रिगर का पहला फेज हुआ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। भारत में क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सारी कैलकुलेशंस करके बताना सर। तो देखिए, आपने जैसे कहा, पहले तो गुड मॉर्निंग सबको। आपने जैसे कहा कि 2-3 ट्रिगर्स है, उसमें एक जो मेजर ट्रिगर है कल हो गया है। अब दूसरा ट्रिगर ये होगा कि अब ट्रम्प साहब क्या क्या साइन करते हैं इमीडिएटली, मतलब अगले 3-4 दिन में हमको पता चल जाएगा कि वो कितने अग्रेसिव रहने वाले हैं। अब डेफिनेटली अग्रेसिव रहने वाले हैं, जहां तक मैं उनको जानता हूँ। लेकिन वो कौन से डायरेक्शन में अग्रेसिव रहेंगे, ये इंडिया को नेगेटिव रहेगा या फिर चाइना को ज्यादा नेगेटिव रहेगा? मुझे लगता है कि जितनी भी पॉलिसीज ट्रम्प की आएगी, वो काउंटर ज्यादा चाइना को करने वाले हैं, भारत को नहीं। अब कई लोग बोलेंगे कि भारत के लिए नेगेटिव हो सकता है क्या? डेफिनेटली ट्रम्प साहब यूएस के लिए पॉजिटिव रहेंगे, और रहना भी चाहिए। हम भी अपने प्रधानमंत्री को यही चाहेंगे कि भारत के लिए पॉजिटिव रहे, ना कि दूसरे देशों के लिए। तो सिमिलर उनके भी अप्लाई होता है। तो अगर वो यूएस के लिए पॉजिटिव रहते हैं और यूएस के फेवर में ज्यादा सोचते हैं, तो ये अप्लीकेबल रहेगा पूरी दुनिया के लिए। सब देशों को थोड़ा बहुत इसका भुगतान करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि चाइना सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा इसमें। और अगर चाइना को थोड़ा बहुत भी, देखिए, बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो एक तो अमेरिका दुश्मन नहीं है हमारा, लेकिन अगर चाइना को वो काउंटर करते हैं तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को मिलने वाला है। और ऑलरेडी रिपोर्ट्स है जहाँ पे चाइना बहुत कोशिश में लगा हुआ है कि फॉक्सकॉन वगैरह जैसी कंपनीज यहाँ पे प्लांट्स नहीं डाले। तो ये आगे चल के काफी चीजें देखने को मिलेगी। अब एक और चीज है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड रेट्स कट करेगा और उसको आरबीआई फॉलो करेगा। मुझे लगता है कि इसमें हमको हो सकता है कि 6 महीने वापस वेट करना पड़े, क्योंकि वहां पे अब टैक्स रेट्स ट्रम्प साहब कट करते हैं नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो इन्फ्लेशन और बढ़ता है क्या, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं कर पाएगा। ये एक साइड का स्टोरी है। दूसरी साइड का स्टोरी है कि जो जो यूएस गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, वो बहुत वोकल है कि उतना स्पेंडिंग नहीं करना चाहिए। अगर वो स्पेंडिंग नहीं करते हैं तो इकोनॉमी पे क्या असर होगा? तो ये बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है डिम्पी जी। मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने तक इसमें बहुत गंभीर तरीके से ये चलने वाला एनालिसिस चलने वाला है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव हो सकता है भारत के लिए इमीडिएट लेवल पे, वो एक आईटी सेक्टर है, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। बैंक्स कल अच्छा किए थे, हमने देखा था। और तो ये दोनों सेक्टर, और तीसरा सेक्टर मेरा फेवरेट रहेगा फार्मा इसमें। तो ये तीनों सेक्टर ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे यूएस में अगर कोई भी डबल पॉजिटिविटी आती है तो ये तीनों के तीनों सेक्टर हमको अच्छा करके दिखाएंगे।
और ये एक जनरली हम लोग बाजार में बात करते हैं ना कि यूएस sneezes एंड इंडिया कैचेस कोल्ड। तो यूएस में अगर कोई इकोनॉमी में दिक्कत आती है तो वो पूरे दुनिया के लिए खराब होता है और इंडियन मार्केट्स के लिए भी वो खराब होता है। तो इसका रिवर्स भी सही होना चाहिए। अगर यूएस इकोनॉमी यहाँ से रिकवरी होती है तो ये दुनिया के मार्केट के लिए और इंडिया के मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब यूएस के लिए पॉजिटिव रहेंगे तो हम इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हैं भारत के लिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी भारत डिस्कशन कर रहा है कि क्या क्या इंपोर्ट हम लोग यूएस से शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अलाइनमेंट वापस अब चेंज होना पड़ेगा। लेकिन अगर यूएस पॉजिटिव रहता है तो भारत के जी लिए और भारत के मार्केट्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी और फार्मा, इन तीनों पे आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल स्पॉट ऑन स्ट्रेटजी है। बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी, फार्मा, इस पर नजर रखिए। और अमेरिका अगर मजबूत होगा और भारत से रिश्ते अगर अच्छे रहे तो भारत की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अमेरिका से मौके बनेंगे। और लबोलुबाब ये भी है कि चाइना पे अगर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ से, अगर टैरिफ बढ़ाता है अगर अमेरिका, तो उसका फायदा भारत को भी निश्चित तौर पर मिलने वाला है। लेकिन एक ट्रिगर तो ये हो गया, अगला ट्रिगर निश्चित तौर पर बजट का है। और खबर ये भी आ रही है, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से एक खबर है कि बजट में शिपिंग इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है। टैक्स में बड़े वेसल बनाने के लिए सरकार इंसेंटिव दे सकती है। 30,000 करोड़ रुपए का मैरीटाइम फंड बनाने की भी बातचीत चल रही है। ये तमाम खबरें आ रही हैं और हमने देखा कि हाल फिलहाल शिपिंग वाले शेयर और डिफेंस वाले शेयर ये चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये आज फिर से फोकस में रहने वाले हैं। किरण जी, आप जरा चेक करके बताइए, अगर शिपिंग में कोई एक शेयर अगर लेना हो बजट के मद्देनजर तो आपका फेवरेट कौन सा होगा? तो शिपिंग के हिसाब से अगर लेना है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। काफी टाइम से ये हमारा प्रिफर्ड स्टॉक रहा है। कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, वीकली आप देखोगे या तो डेली देखोगे, 300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर है वहां पे भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी टिप आता है 290 से लेकर 280 के बीच में तो एक्यूमुलेट करिए। एक जो स्टॉप लॉस है वो पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें 260 का रखना है और वापस ये स्टॉक ऊपर में 350 340 तक के लेवल टच कर सकता है। तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। पसंद है किरण जी को। किरण जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक और शेयर फोकस में रहेगा और वो है सिप्ला का। गोवा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को यूएसएफडीए से एक आपत्ति मिली है। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगर कुछ स्टॉक में तेज रिएक्शन अगर आए तो। लेकिन सिप्ला का एक बार चार्ट चेक करवा लेते हैं। कल हल्के से गेंस पर सिप्ला का शेयर बंद हुआ है। वैशाली जी, कैसा लग रहा है आपको इसका चार्ट फॉर्मेशन और क्या सलाह होगी आपकी? आई थिंक एक्चुअली चार्टिकली हम देखें तो काफी एक सपोर्ट लेवल पे है। 1440 1420 का सपोर्ट है। सो एज लॉन्ग एज दीज सपोर्ट लेवल्स आर हेल्ड ऑन, मुझे लग रहा है यहाँ से बाउंस आ सकता है। एंड व्हाटएवर द नेगेटिव न्यूज आर, इट इज फैक्टर्ड इन। 1420 तक मैं व्यू पॉजिटिव रखूंगी। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो ट्रेंड में फर्दर वीकनेस आ सकती है। 120 रुपए पर आप अपना सपोर्ट लेवल मान के चलिए, स्टॉप लॉस उसी को बना लीजिए। उसके नीचे गया तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। बजट में एक सेक्टर जो निश्चित तौर पर फोकस में रहेगा और सरकार उस पर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, वो है रिन्यूएबल स्पेस का। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये शब्द हो सकता है कि आप बार बार सुनेंगे बजट स्पीच में। खबर यह आ रही है कि सरकार ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है और बजट में क्रेडिट गारंटी फंड की घोषणा की उम्मीद है। तो जो पावर फाइनेंसर्स हैं, पीएफसी, आरईसी और रिन्यूएबल में जो फाइनेंसिंग करती है कंपनी, हाल हमने लास्ट ईयर लिस्टिंग होते हुए देखी उसकी आईआरईडीए, एक 1.25 साल पहले की लिस्टिंग है। ये तीनों के तीनों शेयर फोकस में रहने वाले निश्चित तौर पर। पीएफसी, आरईसी में हमने तेजी देखी भी है, ऊपरी स्तरों से थोड़े से लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। पावर फाइनेंसेस में जरा आप रचना जी बताइए, कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है पीएफसी, आरईसी और आईआरईडीए में से? जी, जहां तक पीएफसी की बात है तो पीएफसी में तो डाउन साइड का ट्रेंड रहा है काफी टाइम से और वहां से एक रैली बनी है जो काउंटर ट्रेंड रैली थी, जो अभी रेजिस्टेंस के नजदीक है। रेजिस्टेंस कभी नियरली 450 के आसपास है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। और आरईसी को एक बार चेक कर लेते हैं। आरईसी की जहां तक बात है तो यहाँ पे
कंपेयर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 500 के आसपास है और ये 490 पे बैठा है। तो पिछले एक हफ्ते की जो रैली आई है मार्केट में, उससे ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो पुलबैक रिलीफ रैली थी उसका जो स्पेस था वो कम हो गया है। तो इसलिए ज्यादा उम्मीद कहीं पे भी नहीं रखनी चाहिए। जहां पे तक एडा का सवाल है, तो उसमें कंपैरेटिवली सिचुएशन बेटर है। 210 को अगर ये काउंटर क्रॉस करेगा तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को बनाएगा ये 200 पे, और 210 के ऊपर अगर खरीदारी करी जाए तो 230 और 250 की तरफ ये मीडियम टर्म में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेस इडा है। ओके, पीएफसी आरईसी पर एक टेक जरूर दिया हमारी एक्सपर्ट ने, लेकिन उसके साथ इरेडा पर खास तौर से फोकस होना चाहिए। देखिए, इस वक्त भी शुरुआत जो है मजबूती के साथ होने के संकेत मिल रहे हैं। प्री ओपन टिक्स भी आपके सामने होंगे और साथ ही 29 पैसे की मजबूती के साथ रुपए की शुरुआत होती हुई दिख रही है। गौर कीजिए, लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब रुपए में मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। 87 रुपए और 57 पैसे के मुकाबले 87 रुपए और 28 पैसे के लेवल्स, 86.28 के लेवल्स पर इस वक्त रुपए की शुरुआत जो है होती हुई नजर आ रही है। कल भी ऑलमोस्ट 14 पैसे की मजबूती का ट्रेंड और इस वक्त भी 27 रुपए की मजबूती। तो चलिए, करेंसी में जो हम सडन डाउनफॉल का ट्रेंड लगातार देख रहे थे वो रिवर्स होता हुआ शुरुआत तो कह सकते हैं होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच स्टूडियो की रौनक और बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली की सर्दी लेकर हमारे सीनियर सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम अब हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में मौजूद है। अभिषेक, इट्स सो नाइस टू सी यू दिस मॉर्निंग। मानसी, अच्छा लग रहा है मुंबई आकर। और देखिए, मुंबई से रिश्ता तो मेरा करीब 16-17 साल पुराना है। और होता है ना कि जब आपको मतलब टेक्नोलॉजी की भाषा में कहें, आप एक बार ब्लूटूथ पेयर कर लें या फिर वाईफाई कनेक्ट कर लें तो आपको दोबारा फिर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे मैं आता हूँ, यहाँ लैंड करता हूँ और उसके बाद वो कनेक्शन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं काफी दिनों बाद आ रहा हूँ, कुछ मुझे नई चीजें लग रही हो या फिर कुछ अलग एहसास हो रहा हो। और हमेशा ही अच्छा है मुंबई तो, मतलब मेरे ग्रोइंग फॉर्मेटिव एज यहीं पे रहे हैं। तो ऑलवेज सो नाइस टू बी हियर और आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, एज इफ कुछ कहीं आप दिल्ली से ऐसा फील ही नहीं होता है, क्योंकि हमने तो लगभग आपको हमारे साथ मुंबई में ही देखा और दिल्ली में भी लगातार आप साथ देते हैं। लेकिन मुंबई स्टूडियो में आपकी उपस्थिति मुंबई स्टूडियो की रौनक बढ़ा रही है। मन से अच्छा लग रहा है। मतलब होता है ना कि फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल अच्छा लगता है, अपनी कुछ मजबूरियां हैं, अदरवाइज तो फिर यहाँ की रौनक दिल्ली में शायद नहीं है। वहाँ सर्दियां हैं, उसके मजे अलग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट उस सर्दियों से बच के आना ना अभी थोड़ा और अच्छा फील दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट क्योंकि आने वाले दिनों में जो अहम महत्वपूर्ण इवेंट है बजट, तो हम सभी ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार जुटे रहेंगे, आपको बजट से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव खबर देते रहेंगे। और हमारा जो ये नारा है कि बजट दिखाएंगे सभी, लेकिन आसान भाषा में समझाएगा ईटी नाउ स्वदेश। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन चलिए, इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं इस पर भी देख लेते हैं। शुरुआत जो है इस वक्त भी मजबूती के साथ होने के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। प्री ओपन टिक्स में अगर आप देखेंगे 23,400 के लेवल्स। सेकंड ट्रेडिंग सेशन, हफ्ते की शुरुआत ठीक ठाक होती हुई कल सत्र में हमने देखा अच्छे संकेत। आज सुबह में मिले जुले संकेत है भारतीय बाजार के लिए, जहां गिफ्ट निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग जरूर दिखाई। एशियाई बाजार मिक्स रहे, एफआईएस की बिकवाली का दौर जारी और बीती रात यूएस के मार्केट्स बंद थे, लेकिन भारतीय बाजार के लिए इस वक्त सेंटिमेंट्स ठीक ठाक है। नवरत्न की सूची जान लेते हैं हमारे सहयोगी शरद से। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अभिषेक जी जो है हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। और लेकिन नौ के नवरत्न की बात करते हैं तो ऑफकोर्स अर्निंग स्पेसिफिक पहले 4 मेरे स्टॉक्स रहने वाले हैं, इन पे नज़र रखिएगा। ओबरॉय रियल्टी तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत मजबूत आए हैं। तीसरे तिमाही के मुनाफे में लगभग 70% का ग्रोथ देखने मिला है। कमेंट्री भी स्ट्रांग आई है लॉन्चेस को लेके। डिक्सन टेक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, खास करके जो उनके ईएमएस सेगमेंट है वहाँ पे। लेकिन ऑफकोर्स जो वैल्यूएशंस है उसको लेके जो है ऑफकोर्स ब्रोकरेज हाउसेज ने चिंता जताई है। ऑलमोस्ट FY26 पे जो है नंबर्स पे 100 के ऊपर का वैल्यूएशन पी का चल रहा है। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट आ सकता है वैल्यूएशंस को लेके। MCX की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू में भी ऑलमोस्ट 5.5% का उछाल सिक्वेंशली देखने मिला। जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो आंकड़े भी अच्छे आए। L&T फाइनेंस के कमज़ोर नतीजे आए हैं और यहाँ पे पैट में जो है इम्पैक्ट आया है, लगभग 2% की गिरावट आई है। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कंपनी के लिए है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने जो है उन्होंने प्लेज किया है एक्स्ट्रा 3.61 करोड़ शेयर्स जनवरी 17 को, और यहाँ पे करंट प्लेज जो है उनका 16.1 करोड़ शेयर्स है।
और देखा जाए तो इनका जो ओवरऑल शेयर है एज अ प्रमोटर्स 25% अब शेयर प्लेज हो चुका है। वोडाफोन आइडिया के लिए एक और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है हाई कोर्ट की ऑर्डर, जहां पे टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रिफंड मांग रहे थे ऑलमोस्ट 1128 करोड़ का, जो एक्चुअली माफ़ करेगा कंपनी को मिलना चाहिए। तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। वही शिपिंग कॉर्पोरेशन, कोचिन शिपयार्ड और मजगांव जैसे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि टैक्स ब्रेक्स आ सकती है शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इस बजट में, और एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग कंपनीज जो है भारत में किस तरह मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है उसको लेके एक पॉजिटिव रुख आ सकता है। आवास फाइनेंसेस पे नज़र रखिएगा। सिटी की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 2170 का, 90 दिन का पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच खोल दिया, और आगे जाते वो कह रहे हैं कि जो सिक्योर्ड फाइनेंस बुक है उस पे जो है एक बुलिश नज़रिया आवास फाइनेंसर के ऊपर बनता है, और CLSS की जो एक सब्सिडी है वो हायर साइड में आ सकती है बजट में, जिसको आवास फाइनेंसर को बेनिफिट मिल सकता है। ये 8 स्टॉक्स तो मैं आपको बता दिया, लेकिन हमारा आखिरी स्टॉक है बिग बोल्ड ब्रोकरेज का। यहाँ पे मैनकाइंड फार्मा पे जो है नज़र रखिएगा। मैक्वारी की डाउनग्रेड आई है अंडर परफॉर्म पे, टारगेट प्राइस 2150 का है, 7% का गिरावट टारगेट प्राइस का है, और वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस के जो कोर बिजनेस है वो थोड़े वीक हो रही है, क्योंकि स्लोअर ग्रोथ देखने मिल रही है एक्यूट थेरेपीज़ में, और वही भारत सेरम और वैक्सीन की जो एक्विजिशन आई है उसके कारण बॉटम लाइन में जो है थोड़ी डी ग्रोथ देखने मिल सकता है, और ओवरऑल जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो वीक रहेगा, और एक्सपोर्ट्स भी शायद टॉप आउट हो सकता है। विद साल 2026-27 की अर्निंग्स भी 17 से लेकर 24% का गिरावट देखने मिल सकता है। तो ये ऑफकोर्स एक डाउनग्रेड आ रहा है मैनकाइंड फार्मा पे। ओके शरद, शुक्रिया ये सारे के सारे नवरत्न शेयर्स की लिस्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये सारे के सारे स्टॉक्स वही हैं जो कि खबरों के दम पर काफ़ी अहम है आप सभी के लिए जानना। नतीजों का सीजन तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिस पर लगातार हमारा फोकस है। लेकिन हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश में। बताइए आज सुबह कहाँ पर है आपकी नज़र, कैसे देख रहे हैं मार्केट की स्ट्रैटेजी आप, और कौन से स्टॉक्स हैं आपकी रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल बुल्स पे नजर है। सभी पैनलिस्ट और दर्शकों का आभार। बाजार की बात करें तो निफ्टी कहीं ना कहीं लास्ट वीक के एक डोजी पैटर्न के बाद में इस वीक हल्का सा फॉलो बाइंग देख रहा है, और सही मायने में देखें तो कल का ट्रेडिंग सेशन एक शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा, जहां पे अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिली, और ऐसा काफी दिनों के बाद देखने को मिला। ऐसा लगभग 13-14 दिन के बाद में हुआ है कि मार्केट में रिकवरी के साथ अक्रॉस द बोर्ड सेलेक्टिव हेवीवेट्स काउंटर चल रहे हैं। तो ये एक पहला निशान है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी है, तो थोड़ा और बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। हालांकि ध्यान रखें, ग्लोबल संकेतों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, एफआईएस की सेलिंग को दरकिनार नहीं कर सकते, बट यस एज ऑफ नाउ सेटअप पॉजिटिव है। मेरा तो ऐसा मानना है कि निफ्टी 23,333 होल्ड करता है तो ऊपर में 23,650 और 23,750 तक के लेवल छूना चाहिए। तो यहाँ पे 23,200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 23,600-750 तक के टारगेट के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बनाया है। इनफैक्ट एक हिडन बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है जो एक बुलिश इंप्लीकेशन देता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 49,000 का सपोर्ट है, और उस सपोर्ट से 50,000 के जोन को वापस टच करना चाहिए, जो पहले एक हर्डल होता था। स्टॉक वाइज बात करें तो मेरा ऐसा मानना है सिलेक्टिव IT, उसके बाद में कुछ फाइनेंशियल नेम जैसा कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, या फिर शिपिंग के नेम जैसा कि मैसगांव डो, कोचिन, HAL, इन सब में आपको बाइंग इंटरेस्ट देखते हुए नजर आना चाहिए। तो चलिए इंडेक्स पर भी नजरिया, शिप बिल्डिंग और डिफेंस ये और साथ ही सरकारी कंपनियां लगातार ये लिस्ट हैं जो कि एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर हैं, और यहां पर अच्छा खासा एक्शन भी। बाजार की मजबूत शुरुआत के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच बुलिश नजरिया हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी मिल रहा है। रचना जी, गुड मॉर्निंग, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे कल की तेजी जो है उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट बैंक्स फाइनेंशियल से मिलता हुआ दिखा, और टुवर्ड्स क्लोजिंग हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स भी देखे, पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स थे, चाहे फिर प्रॉफिट का आंकड़ा हो, नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा हो, और इस वक्त भी आधे % की तेजी प्री ओपन टिक्स में नजर आ रही है। आपकी राय बैंक्स फाइनेंशियल्स पर या इन पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर? जहां तक सेंट्रल बैंक की बात है, करीब 54 के आसपास इसकी ओपनिंग होगी, और मेरे हिसाब से यहाँ से ये 57 एंड 60 की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए, ओपनिंग के बाद फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। इंट्राडे में माइनर डिप्स अगर मिलेंगे तो आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एंट्री मिलेगी, और ये पॉजिटिविटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि काउंटर 52 के ऊपर बना रहेगा। तो चलिए ये राय
इस वक्त मिलती हुई। इस बीच चंदन जी एंड थैंक यू रचना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चंदन जी, एक्सचेंज एंसिलरीज पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो कल बाजार बंद होने के बाद एमसीएक्स के ठीक ठाक सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन बीएसई लिमिटेड पर लगातार नजरें बनी हुई हैं और बीएसई लिमिटेड जो है अब कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पर ही सामने आ रहा है। लगातार हम इस स्टॉक में मजबूती का ट्रेंड देखते हैं और इस वक्त भी शुरुआत हरे निशान के साथ होने के संकेत। बिल्कुल, देखिए कैपिटल मार्केट थीम पे हम पूरा एक पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले काफी दिनों से हम बीएसई रिकमेंड कर रहे हैं और काफी अच्छा मूव बना है। बीएसई में अभी भी हमारा मानना है कि जब तक 5800 होल्ड करता है 6400-6600 तक के टारगेट बनने चाहिए। एमसीएक्स की आप बात कर रहे हो तो एमसीएक्स थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा है, यहाँ पे कंडीशनल ट्रेड बनेगा क्योंकि लास्ट वीक में रिकवरी हुई थी बट इस वीक में फॉलो थ्रू नहीं मिला अभी तक। तो 6050 के ऊपर बाइंग इंटरेस्ट बनेगा, उस कंडीशन में 5950 के सपोर्ट से 6400 के टारगेट बनने चाहिए। इस बीच तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग तेजस। 3 मिनट है मार्केट ओपन में, फटाफट से अपने आप जरा ट्रेड बता देंगे प्लीज। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो मेरा जो आज का पहला पिक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक के जो परिणाम थे वो काफ़ी अच्छे आए थे और टेक्निकली चार्ट सेटअप भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। रिसेंटली स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था 1220 के बीच में, और रिसेंटली देखेंगे तो अभी फ्राइडे सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था अबाउट 1280, और 2 दिन से अगर लगातार देखेंगे तो जो स्टॉक है 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो रिलायंस में हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1259 का पहला लक्ष्य रहेगा, 1350 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1395 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल पैक से है। मेटल सेक्टर में हमने काफ़ी गिरावट देखी है रिसेंटली, और जो हिंडाल्को का जो स्टॉक है वो हमें बेहद पसंद है फ्रॉम दी मेटल पैक। ये स्टॉक ने भी करीबन 570-560 के करीबन एक डबल बॉटम बनाया है, और रिसेंटली ये स्टॉक में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है अबव 600 लेवल। तो जो बाइंग मोमेंटम है पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रांग है स्टॉक में। तो हिंडाल्को में भी करंट भाव पे डिप में हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 599 का, पहला लक्ष्य रहेगा 640 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 660 का। ओके ठीक है, आपके दोनों शेयर सर नोटिस हो गए हैं और हमने दर्शकों के सामने भी रख दिए। बाजार खुलने को है। अच्छी बात मैं बताता हूँ, अच्छी बात यह है कि मार्केट में आज फिर से गैप मिल रहा है और 76 पॉइंट का मिल रहा है। छोटा गैप नहीं है, ठीक ठाक गैप है ये, और आपका बाजार खुल रहा है 23,420 के ऊपर। 23,450 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, फिर 650 तक का रेजिस्टेंस की जोन है। तो फिलहाल हम पहले रेजिस्टेंस को हिट करेंगे खुलते ही, और मार्केट को बस इस हिट करने वाले जो एरिया है इसको मेंटेन करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर चीज़ आपको चंगा सी टाइप दिखेंगी। 180 पॉइंट के गैप के साथ बैंक निफ्टी ओपन करेगा और 49,500 के ऊपर करेगा ये। तो अच्छा पॉइंट है कि कल परसों तक हम 48,500 थे, फिर कल 49,500, आज 49,500 तक भी आ गए हैं। तो शुक्रवार से मंगलवार तक की जर्नी में हमने 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी ऑलमोस्ट देख ली है बैंक निफ्टी पर। इट्स अ गुड साइन। आप 3000 पॉइंट टूटे हो, 3-3,500 पॉइंट आपने 200 दिनों के एवरेज से वहाँ से रिकवर हो रहे हो। रिलायंस गैप के साथ खुल रहा है 5 रुपये, HDFC गैप के साथ खुल रहा है 7 रुपये, और कुछ बढ़ने वाले शेयर्स जो गैप के साथ खुल रहे हैं उसमें आप नाम देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, भारती एयरटेल। ये कुछ एक बढ़ने वाले शेयर्स हैं जो आज गैप के साथ खुल रहे हैं, बट आधा % खुल रहे हैं। हिंडाल्को में थोड़ी ज़्यादा बढ़त है। ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो चुकी है। ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, ये सब चलता रहेगा। आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली और स्ट्रेटजिकली इस समय मार्केट में प्ले करने की ज़रूरत है। वॉलेटिलिटी थोड़ी चरम पे रहेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का बयान आएगा तो गैप डाउन गैप्स अप होंगे मार्केट के अंदर। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं चल रही है। आगे बढ़े, अब जरा मार्केट की ओपनिंग हो रही है, बेल रिंग हो गई और पहला टिक अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे। तो पहला टिक जो मार्केट का आया निफ्टी का वो 72 पॉइंट ऊपर का है, और अभी 64 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी खड़ा है। बस बाजार को ये जो पहला ओपनिंग हुई है ना, ये भी बचा लेगा तो बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि कर सकता है, अगर करें तो थोड़ी बहुत कवरिंग आए तो। ठीक है, HDFC बैंक, जरा 500 शेयर फटाफट ले आओ स्क्रीन पर, ताकि वेटेज वाले शेयर्स हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पहले HDFC बैंक
हर निशान में, TCS हर निशान में, इन्फोसिस हर निशान में, HUL हर निशान में, रिलायंस इंडस्ट्रीज हर निशान में। तो ज़्यादातर शेयर जो मैंने आपके स्क्रीन पर फायर हो रहे हैं ये सब वेटेज वाले शेयर्स हैं। हाँ, इनके पास करीब 40% ऑफ द मार्केट की वेटेज है। तो इन सभी शेयर्स में कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जल्दी जल्दी अपने गेन्स को खोएगा नहीं। दूसरा पॉइंट, अभी थोड़ा विक्स अभी भी 16.5 के ऊपर है। ये डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के बाद थोड़ा और कम होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आज के दिन में शायद थोड़ा कम होगा। अगर ये हो जाता है और 16 के नीचे आ जाता है तो कंफर्टेबल जोन होगा, बट फिर भी मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल यानी कि ऊपर नीचे आपके लिए गैप अप गैप डाउन सब कुछ करेगा। इससे भी आपको जल्दी जल्दी निजात नहीं मिलने जा रही है, ये आपको इसकी आदत से डालनी पड़ेगी फिलहाल के लिए। तो ये गैप अप और गैप डाउन होना और एकदम से गिर जाना और एकदम से ऊपर आ जाना, इसकी थोड़ी आदत डाल लीजिए, क्योंकि 16.5 का विक्स आपको शांति से कुर्सी पे आराम से बैठ के ट्रेड नहीं करने देगा, एक्साइटमेंट का लेवल हाई रखेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप उससे बचिएगा। अभी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है मार्केट के अंदर, इंटेलिजेंस ज़्यादा दिखानी है इन स्पाइट ऑफ एक्साइटमेंट। आ जाते हैं जरा कुछ एक और गेनर्स पे। मार्केट के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं जरा स्क्रीन पे दिखाती जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल में अब करीब 2.5% का गेन आ चुका है। सीमेंट वाली कंपनीज कल से काफ़ी एक्टिव दिख रही थी। कल एक हमारे मेहमान ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज दिया था, आज मेरे को अल्ट्राटेक भी दिख रहा है। कल कुछ और सीमेंट कंपनीज भी चली। मेरे को लग रहा है नियर टू बजट सीमेंट कंपनीज में प्लेसमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार ज़रूर चेक करेंगे। और चंदन सर इसके मास्टर हैं, अभी उनसे ज़रा पता करेंगे कुछ सीमेंट वाली कंपनीज भी। हिंडाल्को बढ़िया चला, आज 1% ऊपर खुल रहा है। SCL टेक महिंद्रा और सिप्ला, इन दोनों के पास भी हल्की सी बढ़त है। तो कुल मिला के मैं अगर पहले 5 से 7 काउंटर्स देख रहा हूँ निफ्टी के, तो लिटिल बिट IT का सपोर्ट है और थोड़ा बहुत कोर इकोनॉमी का सपोर्ट है जो आपको कल से ही देखने को मिल रहा है। चाहे वो एनर्जी पैक वाले शेयर्स हों, चाहे वो कोल इंडिया हो, REC PFC हों, या फिर आज वापस से सीमेंट वाली कंपनी थोड़ी एक्शन में दिख रही हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद में बैंक निफ्टी लाल निशान में आए। कल जो एक्स्ट्रॉर्डनरी चला निफ्टी के मुकाबले, ये सिर्फ उसका एडजस्टमेंट है और कुछ भी नहीं है, इसको एडजस्टमेंट्स कर रहा है। देखो निफ्टी आज भी खड़ा 57-58 पॉइंट और बैंक निफ्टी में हल्का सा दबाव आया है, पर इतना ही है, ये एडजस्टमेंट्स है, डैमेज है, सच नहीं है ना। तो मार्केट के लिए 49,000 आज नहीं जाना चाहिए, वापस रिकवर मार सकता है, बट आप कोशिश करना कि आज निफ्टी के पास रहना ज़्यादा। एक तो उसको डाइवर्जेंस भी कंप्लीट करना है, फिर थोड़ा IT का पार्टिसिपेशन आएगा। कल आशीषा ने वैसे क्वेश्चन पूछा था कि IT में विप्रो के नंबर्स के बाद क्या होगा, तो हमने कहा अभी अर्निंग्स में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अर्निंग्स के बाद ज़रूर होगा और आने वाले दिनों में भी होगा। IT को आप इग्नोर नहीं करेंगे। अभी आप अगले 10 से 15 दिन IT आपको थोड़ा सा अच्छे फ्रूट्स दे सकता है, तो अपने चेक करके पोजीशंस लेना। आज भी आप अगर टॉप काउंटर्स चेक कर रहे हैं निफ्टी के, तो उसमें से आपको 3 काउंटर्स आपको IT के दिख जाएंगे स्क्रीन पर, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर और कंजम्पशन में ट्रेंड थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, वो 1% की गिरावट के साथ है। थोड़ा मिक्स एंड मैच है, डिफेंसिव कम IT का और कुछ एनर्जी का, आप अपनी स्क्रीन पर वो चीज़ फील कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत डिफेंसिव काउंटर्स आए हैं ताकि बेस बना रहे, कंसोलिडेशन है, और कुछ सीमेंट ऐसी कोर कंपनीज को वापस मार्केट के अंदर जगह मिल रही है। ये फ्लोज हैं और ये इसी समय ही होगा। सर्दियों में स्वेटर नहीं डालोगे तो कब डालोगे? तो बजट से ठीक पहले कोर इकोनॉमी के शेयर्स एक्टिव नहीं होंगे तो फिर ये कब होंगे, है ना। तो निफ्टी IT का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है, ये ज़्यादातर शेयर्स आपको ठीक दिख रहे हैं। हाँ, बड़े शेयरों में परसेंटेज गेन नहीं है, ये सच बात है, लेकिन विप्रो के कल के नंबर्स के बाद कल भी बढ़िया ट्रेड था और आज भी गैप अप ओपन हुआ है। इसके अलावा ये कुछ एक पावर वाले स्टॉक्स हैं, इसमें थोड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है और मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा आप बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन करना। अगले अब 10 दिन जो है ना, बजट और अर्निंग्स में ही सिर्फ ध्यान रखना, और अर्निंग्स की भी वेटेज कम कर दोगे तो चल सकता है मेरे हिसाब से। अगर कोई नया आदमी आ रहा है और 10 दिन के लिए बजट स्विंग ले रहा है तो कोर बजट वाले स्टॉक्स पे काम करें। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स भी आज हरे निशान में आपको ज़्यादातर स्टॉक्स दिख रहे होंगे, मिड कैप स्मॉल कैप भी आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी बैंक बैक इनटू ग्रीन अगेन, बट बहुत ज़्यादा गेन नहीं है और मेरे को लग रहा है आज बैंक निफ्टी स्लाइटली थोड़ा पीछे रहेगा। आज निफ्टी का दिन है कि भाई जो हमसे थोड़ा हम पीछे हट गए हैं या थोड़ा पीछे रहे हैं, आप उसको आके पूरा कर लो। और मेरे को लग रहा है वो IT की हेल्प से, थोड़ा बहुत सीमेंट कंपनीज की हेल्प से और थोड़ा बहुत कंजम्पशन वाले शेयर्स की हेल्प से आज पूरा करेगा। आज मेरे लिए 3 सेक्टर्स में से ही मैं ट्रेड छांटूंगा
और मेरे को उसमें से कुछ छांटने के लिए ऐसा कुछ और खास दिख नहीं रहा। देखते फिर और क्या होता है। फिलहाल 56 अंकों की बढ़त के साथ 56 इंच के सीने के साथ इनफैक्ट मार्केट अभी खड़ा हुआ है। मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों के साथ कनेक्ट कर जाएंगे ताकि आपके लिए ओपनिंग के ट्रेड आ जाए। तो आज 3 थीम एक्टिव दिख रही हैं, आईटी, फार्मा और कंजम्पशन, और निफ्टी है 55 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें, सपाट कारोबार है, हल्की सी गेन से 13-14 अंकों के आसपास की। लेकिन जो बड़ा डैमेज हो रहा है फिर में आप देखिए डिक्सन टेक, नतीजे अच्छे थे, प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू दोनों डबल हुए थे, लेकिन बावजूद उसकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है क्योंकि नतीजों से पहले 5 दिन तक लगातार ये शेयर चला था। 5 दिन में करीब 10-12% के आसपास की रैली हुई थी और आज 7-7.5% के आसपास की प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। जोमैटो मार्जिन के मोर्चे पर निराशा हुई थी, 5% के मार्जिन की उम्मीद थी और मार्जिन का आंकड़ा आया था 3.7% का। जो कंपटीशन बढ़ रहा है क्विक कॉमर्स में, उसके चलते देख रहे हैं कि 7% की गिरावट जोमेटो में है और स्विगी में भी हम देख रहे हैं कि आज प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये 2 शेयर हाईलाइट करने वाले निश्चित तौर पर आज हैं। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेड में मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत चंदन जी आपसे करेंगे, क्या आपने आइडेंटिफाई किया है, कहां है मौके? देखिए, इंडेक्स की ओपनिंग यहाँ पे अच्छी देखने को मिली है और निफ्टी कहीं ना कहीं 23,333 के ऊपर होल्ड करता है तो 23,500 600 तक के लेवल छूता हुआ नजर आएगा इवन इंट्राडे स्विंग के लिए। ट्रेड आइडियाज की आप यदि आप अभी फिलहाल बात करें तो मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे एक तो माझगांव डॉक पे और दूसरा सिलेक्टिव फाइनेंशियल नेम पे। तो माझगांव डॉक पे खरीदारी की सलाह है। इस पूरे सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग हुई थी, कल रिकवरी के साथ में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना, तो मौजूदा लेवल से 2415 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में आपको लगभग 2600 तक के टारगेट बनने नजर आएंगे। डॉक 2415 का सपोर्ट, स्टॉप लॉस आप देखिए 60 रुपए के आसपास का लगाइए और 2600 रुपए तक के टारगेट्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे मजगांव डॉक के शेयर में। खबर भी हम बता रहे थे आपको कि इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर है कि बजट में शिपिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ बड़े इंसेंटिव्स, टैक्स राहत की उम्मीद की जा रही है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज शिपिंग शेयर में बाइंग हो भी रही है। मजगांव डॉक ये रडार पर है चंदन जी के। तेजस जी आप बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है और आपके हिसाब से मौके कहां पर बन रहे हैं बाजार में? तो मेरा जो ओपनिंग ट्रेड है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक ने कल के सत्र में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी। ऑलमोस्ट 10-11 दिन के कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद स्टॉक ने 20 दिन की मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके बाउंस दिया था। आज हम ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7200 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 7700 और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7950 और टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 डेज से 10 दिन के लिए। 9 सत्र के बाद तो खैर बजट ही है, तो बजट तक होल्ड कर सकते हैं आप ये शेयर 7900 तक के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस। लेकिन डिक्सन टेक 7-7.5-8% की गिरावट पर शुरुआत की है डिक्सन टेक ने। नतीजे इसके अच्छे आए थे, लेकिन यह कि थोड़े से बड़े टिकट साइज वाला शेयर है, चला बहुत अच्छे से है, मतलब मल्टीफोल्ड रिटर्न्स करके दिए हैं डिक्सन टेक ने। चंदन जी, इस गिरावट का इस्तेमाल क्या खरीदारी के लिए करना है? बिल्कुल, देखिए डिक्सन पे तो हम खरीदारी की सलाह यहाँ पे देना चाहते हैं और इनफेक्ट पिछले कुछ दिनों से देखिए तो ऊपर में सप्लाई आ रही है। आज स्टॉक 7% करेक्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और डिप का वेट कर। अच्छा स्टॉक है बट पहली बार 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे संभलने का प्रयास कर रहा है। तो ये पिछले काफी महीनों से, काफी दिनों से 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया था तो भी रिकवर हुआ, बट आज वापस उसके नीचे होल्ड करे, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। मेरे हिसाब से 15,750 एक मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट को ध्यान में रखें। अभी फिलहाल जल्दबाजी नहीं करें। 750 के लेवल्स का करें इंतजार, वहां पर खरीदारी के मौके बनते हुए इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, बावजूद इसके मुनाफा वसूली, प्रॉफिट टेकिंग इस वक्त। और इसी तरह की तस्वीर ओबरॉय रियल्टी पर भी नजर आएगी। मजबूत सेट ऑफ नंबर्स, नतीजे अच्छे रहे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी होती हुई। कह सकते कि प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो यहाँ पर। L&T फाइनेंस और MCX दोनों के भी नतीजे आए थे और आज केईया इंडस्ट्रीज, डालमिया भारत,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और इंडिया मार्ट इंटरमेश, ये 4 एफएनओ वायदा बाजार से जुड़ी कंपनियां हैं जिसके नतीजों पर फोकस रहेगा और नतीजों से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक इन स्टॉक्स में नजर आ रहा है। आज लेकिन सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी है, तो इस पर भी नजर रखनी है। और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चार्ट को अगर आप देखें, मेजर कंट्रीब्यूटर्स की सूची में इस वक्त इन्फोसिस, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल यानी कि सीमेंट प्लेयर्स हैं, फार्मास्यूटिकल स्पेस और साथ ही टेक एंड कुछ हद तक कंजम्पशन है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त? फार्मा, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, ये सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। एनर्जी, पीएसयू बैंक का बकेट और रियल एस्टेट सेक्टर में कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। तो जहां फार्मा में आउट परफॉर्मेंस है, फार्मा हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक से जुड़ी कुछ कंपनियां लेकर आते हैं। अपोलो हॉस्पिटल शुरुआती तेजी देखने को मिली। इप्का लैबोरेटरीज, बायकॉन, सिप्ला हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी मजबूती का ट्रेंड। तेजस, गुड मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, फार्मा, लैबोरेटरी स्पेस को आप? देखिए, फार्मा स्टॉक्स की हम बात करें तो फार्मा स्टॉक में जो बायोकॉन का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है। 395 का इसका एक जो प्रीवियस रिसेंट स्विंग हाई था वो भी क्रॉस कर दिया और आज वो लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक जो तेजी है वो बरकरार रहेगी और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में। ऊपरी में मुझे लग रहा है 425 से लेके 435 तक के भी लेवल आ सकते हैं बायोकॉन में। और लुपिन की हम बात करें तो लुपिन में भी अगर देखेंगे तो एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद स्टॉक में हमने देखा कल के सत्र में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, तो जो रिवर्सल के संकेत दे रहा है। हमने ये स्टॉक में एक लगातार गिरावट देखी है 2400 के लेवल से और रिसेंटली स्टॉक ने 2050 के करीबन एक बॉटम बना है और वहां पे एक हैमर कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी एक पुल बैक रैली आ सकती है और स्टॉक करीबन 2250 से लेके 2300 तक जा सकता है। चलिए, ये एक राय मिलती हुई फार्मा स्पेस पर। निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी इंडेक्स में मजबूती के साइंस है। रियल एस्टेट टॉप सेक्टर और लूजर कहा जा सकता है। गैप अप ओपनिंग निफ्टी की तरफ जरूर देखने को मिली। एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर इस वक्त शुरुआत होती हुई स्लाइटली इन ग्रीन। बैंक निफ्टी भी देखने को मिला है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर चंदन जी आपसे एक राय लेना चाहेंगे, क्योंकि कल के सत्र में हमने देखा बैंक्स फाइनेंशियल्स ने बाजार को संभाला काफी। ऑफकोर्स पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, कोटक महिंद्रा बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया, उसके ठीक बाद स्लो एंड इवेंचुअल इंपैक्ट छोटे मझौले बैंक, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक हर तरफ देखने को मिला। इन स्तरों पर बैंक्स फाइनेंशियल्स पर कहीं कोई एंट्री पॉइंट्स, अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल मानसी जी, देखिए आप बैंक की बात करें उससे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं। तो बैंक निफ्टी कल के दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, बट आज ओपनिंग लेवल भी इंडेक्स होल्ड नहीं किया और हल्का सा करेक्टिव मूव आया है। मेरे हिसाब से 49,000 का हम वेट करेंगे। 49,000 एज ए मेजर सपोर्ट का काम करेगा, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेटिव मूव चाहिए। शुरुआती ओपनिंग टिक के बाद इंडेक्स प्रीवियस डे के हाई को नहीं निकाल पाया और कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर के लेवल से हल्का सा मुनाफा आया है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच और होल्ड देखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से 49,000 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अब फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भी वैसे है। फाइनेंशियल में बजाज फाइनेंस में कल अच्छा मूवमेंट आया था, बट आज कल की क्लोजिंग के आसपास मंडरा रहा है, तो यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव सेटअप या थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए वापस नया मोमेंटम के लिए। बट इसे नाउ तो थोड़ा वेट एंड वॉच का क्लू बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल में मिल रहा है। वेट एंड वॉच, अच्छी खासी मजबूती देखने के बाद एक ब्रीदर यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, तो वॉच लिस्ट में रखा जाए इस वक्त इस स्पेस को, बैंक्स फाइनेंशियल्स पूरे के पूरे खेमे को। लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे डिफेंस, ऑटोमोबाइल स्पेस, सीमेंट पैक, ये सारे के सारे आउट परफॉर्म करते हुए या मजबूती के साइंस दिखाते हुए। जनरल इंश्योरेंस पर भी नजर है तेजस जी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की अगर बात करें, यहाँ पर करीब आधे से 1% की तेजी है और इन दिनों इस स्पेस से जुड़ी खबरें भी लगातार आ रही हैं, जिसके चलते स्पेस से जुड़े स्क्रिप्ट्स जो हैं वो भी एक्शन दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट 0.5% to 1% की गेन्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। देखिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हमने 2300 से एक करेक्शन देखा है स्टॉक ने, और स्टॉक ने रिसेंटली अगर देखेंगे 3 जैन को करीबन जो उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके एक डबल बॉटम बनाया है। आज के सत्र में वो ब्रेकआउट देना चाहता था अबाउट 2000, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से 2000 का एक अहम स्तर है, अगर ये सरपास होता है तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है 10% की। तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट टू हैपन। 2000 इज अ मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस जोन फॉर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अगर ये लेवल सरपास होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो हम 10% की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। चंदन सर, एक 23,300 की कॉल प्लस कर लें
ये बिल्कुल मेरे हिसाब जैन से। की एक्सपायरी वाली यानी कि 30 जैन वाली। देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं कल पहला दिन था जब इंडेक्स में ढंग से ऑप्शन बाय का दिन था, क्योंकि इतने दिनों से मोमेंटम नहीं था, पहली बार ये मोमेंटम देखने को मिला। और अभी 23,300 की कॉल की बात करो आप, जो लगभग 200 रुपए के आसपास चल रही है, या फिर आप एक्सपायरी एंड की बात कर रहे हो तो लगभग 316 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले लगभग 6 दिनों से ये कॉल ऊपर में 300 के ऊपर टिक नहीं पा रही है। इवन ना आप चाहे लास्ट ट्यूसडे देखें या फिर थर्सडे देखें या फिर कल का दिन देखें, अभी 300 के ऊपर टिकी हुई है। तो मेरे हिसाब से 300 के ऊपर होल्ड करना इसके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे 300 के आसपास खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा 235 के आसपास। आपको छोटे छोटे 2 टारगेट मिलेंगे, 365 और 390 के आसपास के। 390 और 365। और आप कितना कह रहे हैं कि सर स्टॉप क्या रखना है? 235 स्टॉप लॉस 300 के आसपास, 235 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ध्यान रखें इस रेंज को भी आप प्ले कर सकते हो, यानी कि मैं कुल मिला के ये बोलना चाहता हूं कि 235 से लेके 365 385 तक के जोन को आपको प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि छोटा मोटा जब भी डिप आए तो प्लस कर लो। 300 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर टिकाए रखता है तो बढ़िया मूवमेंट देगा। एक कॉल नज़र रखो आप। और ये निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना, आज बैंक निफ्टी को मत देखना इतना। आज बैंक निफ्टी वॉलेटाइल भी है, कल का डाइवर्जेंस भी है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। बट निफ्टी का चेजिंग फैक्टर उसके साथ है, थोड़ा आईटी, सीमेंट और डिफेंसिव का प्ले है, जो कि बैंक्स का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जिससे इन तीनों का कनेक्शन थोड़ा बहुत मूवमेंट दे सकता है। ध्यान रखिएगा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। अभी भी हम 17.5 के विक्स के साथ काम कर रहे हैं, हम सबको आदत नहीं है, लेकिन जब जब भी डिप मिले तो थोड़ा देख के ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और चंदन सर ने भी आपको एक ट्रेड मोटा मोटी समझा ही दिया है। ठीक है जी सर, नोटिस हो गया 110 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा जूझ रहा है आज, और मार्केट के अंदर थोड़ी प्रेशर बिल्ड कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जैसे ऑलरेडी सर ने भी आपको बताया कि 49,000 एक इम्पॉर्टेंट बेस है। आ जाते हैं एक दो शेयर पे, एक और शेयर्स पे। आरती इंडस्ट्रीज़ बढ़िया मूवमेंट आया इसके अंदर, 2% का प्राइस एक्शन, 3% का प्राइस एक्शन, 2% का OI एक्शन। एक बार तेजस चेक करेंगे, आरती इंडस्ट्रीज डेज हाई पे बंद है, टिपिकली बजट स्टॉक है ये। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये स्टॉक में। ये स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा था हम लोग ने नवंबर मंथ से लेके मिड ऑफ जनवरी तक, और लगातार जनवरी के बाद स्टॉक ने 15 जैन के बाद लगातार स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। कल के सत्र में इसने 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है, और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी सरपास हो गया है। और आज एक गैप अप ओपनिंग हुआ है वो जो दिखा रहा है कि स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो मेरी तो ये राय रहेगी ये स्टॉक में करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं। एक डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 430 का, बट इसमें जो लक्ष्य रहेंगे वो भी काफी अच्छे रहेंगे। 500 से 550 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं बिफोर द बजट। ठीक है, एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज BKT और चेक करो सर आप, तेजस जी। BKT बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, देखो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है रिसेंटली, करीबन 2620 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट अभी जो है स्टॉक करीबन 200 दिन की जो इसकी मूविंग एवरेज है उसके करीबन रेस्ट कर रहा है। तो 2820 से लेके 2825 एक अहम स्तर है, जब तक सरपास नहीं होता है मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर 2820 का लेवल अगर ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर सरपास होता है स्टॉक में, तो हम 2920 से लेके 2950 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए एक ब्रेकआउट के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्री में। कर लेते हैं शेयर पे। देखिए आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर बना रहा है, और स्वाभाविक है। कल जिस तरह का मूव आया, क्योंकि हम डेंजर जोन से बाहर नहीं निकले, शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं है, सिस्टम में स्टिल आर इन द शॉर्ट्स हैं, तो जैसे उनको मौका मिलता है ना वैसे ही पकड़ लेते हैं फिर से मार्केट को। बट मेरे को लगता है कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बैंक निफ्टी की ड्रैगनेस जैसे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ड्रैग करना जैसे बंद कर देगा, निफ्टी वापस से पुल बैक मारेगा, क्योंकि निफ्टी के पास आज कोर सेक्टर्स इकोनॉमी का थोड़ा सपोर्ट चल रहा है।
और अगर आप चेक करेंगे ना तो आप इन्फोसिस, ITC, ये दोनों बड़े शेयर्स हैं जो इस समय पॉइंट्स दे रहे हैं। करीब 10 पॉइंट्स तो इन दोनों की वजह से ही आ रहे हैं। और अगर आज इन्फोसिस, ITC और अल्ट्रा टिका रह गया तीनों शेयर्स, तो एक अच्छा कंबाइन एफर्ट्स दे सकते हैं ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। रिलायंस भी लाल निशान में आ गया है और भारतीय एयरटेल के अंदर भी हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। तो आज कशमकश है। ऑल्दो शेयर्स ज़्यादा हैं बढ़ने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार को नीचे आना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ अ वेटेज एडजस्टमेंट्स। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखाना। निफ्टी के मैं कंपोनेंट्स बता देता हूँ, यहीं से ही आपको 37 शेयर हैं निफ्टी के जो बढ़ रहे हुए हैं। और आप F&O में भी चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा शेयर्स हैं जो बढ़े हुए हैं। बट फिर भी आप देखो निफ्टी भी अपनी सारी बढ़त और बैंक निफ्टी तो बकायदा 100-150 पॉइंट अब नीचे आ चुका है। क्यों ऐसा हो रहा है कि एडवांस डिक्लाइन तो ठीक है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है निफ्टी नीचे? एक तो वेटेज, और जो बड़े शेयर हैं मोमेंटो वाले शेयर्स, उनमें हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। स्लाइटली विक्स बढ़ा हुआ है, बट विक्स की मेरे को ज़्यादा चिंता इस समय नहीं है। बस विक्स यहीं रुक जाए तो काम बन सकता है आपका। ऑप्शंस ध्यान रखना, जो हमने आपको नोटिस कराई है 23,300 वाली, और चंदन सर ने आपको एक रेंज बताई हुई है 235 से 365 की रेंज में डिप में ले प्लस करना। 300 के लेवल के ऊपर आते ही कन्विक्शन ज़्यादा जागेगा। इस कॉल को आप लूज़ मत करना, देखते रहना, वॉच करते रहो, भले पोजीशंस लो चाहे ना लो। चंदन सर, कुछ शॉर्ट्स के शेयर भी जरा आपसे चेक करा देता हूँ मैं। एक शेयर में और चेक कराना आपसे, वो है जोमेटो। कितना और टूटेगा सर? काफ़ी सारे लोगों को मिला नहीं था, तो अपॉर्चुनिटी आ सकती है उनके पास। कहाँ तक जा सकता है नीचे ये? देखिए एज ऑफ नाउ तो जो इमीडिएट वीकली स्ट्रक्चर है थोड़ा सा खराब हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बनने लग गए हैं। डेली चार्ट में आप देखोगे तो 250 तक रिकवर हुआ बट वापस सरेंडर हो गया है। थोड़ा और वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। 200 के आसपास एक वापस बार्गेन बाइंग का सेटअप बन सकता है, तो 200 तक के डिक्लाइन का वेट करना चाहिए। ये राय होगी जोमेटो को लेकर चंदन जी की। 220 रुपए के आसपास का भाव है। थोड़ी देर में बाजार का हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेंगे। हमारे साथ पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ेंगे पैराडाइम एडवाइजर से, और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जोमेटो में ये 8% के आसपास की गिरावट, अगर आप हाई से देखेंगे 80 रुपए नीचे 300 रुपए के आसपास के प्राइसेस हमने जोमेटो में देखे हुए हैं, और वहां से गिर के भी 220 रुपए के आसपास के भाव हैं। तो ये वैल्यूएशन करेक्शन भी जो हो रहा है, क्या यह आकर्षक मौका है? इस पर भी आगे हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन आज अगर आप बाजार को देखेंगे तो निफ्टी बैंक करीब 100 अंक नीचे है, और निफ्टी की जो गेंस है वो 20 अंकों के आसपास के। निफ्टी भी लाल निशान में फिसलता हुआ आपको दिखेगा, और उसकी वजह यह कि जो बड़े शेयर्स हैं, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सपोर्ट करते हुए आज बाजार को दिख नहीं रहे हैं। लेकिन एक और हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नरेश मेरानी हमारे साथ हैं। नरेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप जरा बताइए कि आपको कहां पर ट्रेड के मौके बाजार में दिख रहे हैं, उसके बाद हम अपने शेयर आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले बाय रहेगा भारतीय एयरटेल पर, जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है और प्रीएम्प्टिव है। ब्रेकआउट 1650 1660 के ऊपर हो सकता है। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। स्टॉप लॉस होगा 1610, टारगेट होगा 1700 1750 का। दूसरा बाय है बायोकॉन पर, जहां पे स्टॉक ने एक नया 52 वीक हाई बनाया है। लास्ट 3 साल का रेंज, 2 से 3 साल का रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। यहाँ पे बाय होगा 390 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 450 का पोजीशन। ठीक है, ठीक है, ये दो बढ़िया शेयर हो गए। बायोकॉन के लिए 450 के टारगेट, 400 रुपए के आसपास आकर बायोकॉन एक अच्छी चीज कर रहा है कि चला हुआ शेयर है, फिर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये। और बायोकॉन को लेकर काफी समय से चर्चा होती थी कि इसका बायोलॉजिक्स बिजनेस है, बायोसिमिलर वाला बिजनेस है, वो कब फायर करेंगे। अब जाकर शायद वो स्ट्रेंथ दिख रही है इनके बिजनेस में भी, और ये बायोकॉन के प्राइसेस में भी। 400 रुपए के ऊपर के भाव हम देख रहे हैं। और भारतीय एयरटेल, एक ट्रिगर ये आया था कि ट्रिगर क्या, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि बजट में शायद AGR सरकार माफ करे 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक की, तो उसकी बेनिफिशियरी भारतीय एयरटेल भी होगी। नजदीक का स्टॉप लॉस दिया है 1610 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए भारतीय एयरटेल में, और 1750 के 2 टारगेट होंगे भारतीय एयरटेल के। तो बी लीटर वाले 2 शेयर नरेश जी के रडार पर। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। शुगर स्टॉक्स को लेकर भी हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरें हाल फिलहाल आई हैं, और चुनिंदा शुगर शेयरों में तेजी भी बन रही है। शुगर में कहीं आपको चंदन जी मौके दिख रहे हैं? चंदन जी, शुगर में बलरामपुर, श्री रेणुका, कहीं आपकी नजर? देखिए शुगर में बात करें तो
सपोर्ट बेस्ड बाइंग है, बट इतना फॉलो अप एक्टिविटीज स्ट्रांगली नहीं देखने को मिल रही है। फिर भी आप बलरामपुर चीनी की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 485 का मेजर सपोर्ट है, हल्का सा डिप आए 500 की तरफ तब 485 का डिप यूज कर सकते हो 535-40 तक के लिए। 40 तक आप बलरामपुर चीनी में टारगेट देख सकते हैं। तेजस जी, आपसे जरा ओएमसीज पर व्यू चाहिए। बीपीसीएल में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेजी देख रही है, एचपीसीएल में भी 2.5% के आसपास की तेजी है, आईओसी भी ऊपर है, और ये क्रूड के भाव में हम थोड़ा सा ना ऊपरी लेवल पर स्थिरता देख रहे हैं। $80 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव टिक रहा है। और एक और अच्छी चीज ये हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर फॉसिल फ्यूल पर फोकस करेंगे, रिन्यूएबल पर नहीं करेंगे। उनकी ये पॉलिसी रही है और इसके संकेत उन्होंने पहले दे भी दिए हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका से थोड़ा सा प्रोडक्शन वगैरह बढ़े और कच्चे तेल के भाव में ऊपरी स्तरों पर स्थिरता लौटे। ओएमसी में अगर किसी को कोई व्यू लेना हो, कोई ट्रेड खोजना हो, आपके हिसाब से बेहतर क्या है, एचपी या बीपी? देखिए, बीपीसीएल का चार्ट मुझे ज्यादा बेटर लगता है। ये स्टॉक ने एक रिसेंटली एक वीकली जो कंसोलिडेशन था उसमें से ब्रेकआउट दिया है कल के सत्र में, और आज हम थोड़ी सी फॉलोअप बाइंग भी देख रहे हैं स्टॉक में। और जो स्टॉक की 20 दिन की मूविंग एवरेज थी 281 के करीबन, वो भी सरपास हो गई है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 293 294 तक के लेवल आ सकते हैं। बट जो मेजर हर्डल है स्टॉक के लिए वो करीबन 300 के करीबन है। तो एक मेजर अपमूव खेलना है तो मेरे हिसाब से एक बड़े ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। 300 रुपए के ऊपर ही ये बड़ा ब्रेकआउट आएगा। बट इमीडिएट बेसिस पे हम एक पुल बैक रैली देख सकते हैं। सो यहाँ से हम 2 से 3% की रैली देख सकते हैं बीपीसीएल में। बीपीसीएल में दोनों के मुकाबले इस वक्त और ज़्यादा मोमेंटम और रैली दिख सकती है, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट का। लेकिन बाजार पर एक नज़र होनी चाहिए। दिन के निचले स्तर पर इस वक्त बाजार ट्रेड करता हुआ, महज आधा घंटा भी नहीं हुआ है बाजार खुले हुए, लेकिन शुरुआती तेज़ी जो है फ्रिजल आउट होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। मिड कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 250 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं। निफ्टी भी करीब 62 अंक गिरता हुआ ऊपरी स्तरों से आप देख पाएंगे। वहीं बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट सेंसेक्स में भी 350 अंकों की कमजोरी इस वक्त ऊपरी स्तरों से। तो जो गेंस थे वो गेंस इस वक्त छटते हुए 250 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में भी नजर आ रही है। लेकिन नतीजों के लिहाज से जहां जहां पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स हैं, देखिए मार्केट में कॉशियस या कह सकते हैं कि एक तरह के टेक्सचर जो है अब भी काफी वॉलेटाइल, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और इसी के चलते जहां जहां उन्हें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखते हैं वहां से बाजार में से निकलने की कोशिश इस वक्त हो रही है। जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ओबरॉय रियल्टी, दोनों के पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिले। बावजूद इसके इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और बिकवाली है। एल&टी फाइनेंस ऑन दी फ्लिप साइड नतीजे ठीक ठाक थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में 14% की बढ़त थी, टोटल इनकम में भी हमने देखा, और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट जरूर हाथ लगी, लेकिन इस वक्त एट डे हाई 1.5% की तेजी। चंदन जी, एल&टी फाइनेंस 146 के लेवल्स पर इस वक्त रिजल्ट के बाद एक इंपैक्ट ऑन अ पॉजिटिव साइड नजर आ रहा है। देखिए, एल&टी फाइनेंस पे बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस देखने को मिला है और 5 दिनों की रिकवरी काफी रिमार्केबल है। डेली चार्ट सेटअप पे देखें तो लगभग 24 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और काफी दिनों के बाद में ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सरपास कर रहा है, जो लगभग 75 डेज के बाद में हुआ है। तो उसके चलते थोड़ा बाइंग आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मौजूदा लेवल से 142 सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 153 तक के टारगेट एल&टी फाइनेंस में छूने को मिलने चाहिए। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस 2025 ये 20 जनवरी से ये जो इवेंट शुरू हुआ है, इसके सारे के सारे अपडेट्स हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। जमावड़ा है दिग्गजों का वहां पर, मार्केट एक्सपर्ट्स का वहां पर, बाजार और इकोनॉमी से जुड़े हुए दिग्गजों का, और सारे के सारे इंटरव्यूज और इंडिया को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, ओवरऑल वर्ल्ड को लेकर कैसे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, इसका जिस्ट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस पर भी हमारी नज़र है। लेकिन इस बीच जहां बड़ी दिग्गज प्लेयर कंपनियां हैं, जहां मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसी सूची में हम देखेंगे फार्मा स्पेस है, कुछ हद तक सीमेंट प्लेयर्स हैं, और साथ ही एफएमसीजी पैक। नरेश जी, गुड मॉर्निंग। एफएमसीजी सेगमेंट को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कंजम्पशन में रूरल और अर्बन कनेक्ट है, और जब तक दोनों में अच्छा प्रदर्शन ना दिखे, एफएमसीजी पैक का बढ़िया प्रदर्शन होना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन इस वक्त कंजम्पशन थीम या एफएमसीजी इन पर्टिकुलर, चाहे फिर डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी
एफएमसीजी आईटीसी देखें या फिर डाबर एचयूएल ब्रिटानिया देखें, कुछ हद तक मूवमेंट दिखा रहे हैं। अगर हम देखें तो करेक्शन काफी हो चुका है पूरे सेगमेंट में, बट मोमेंटम अपसाइड की तरफ शिफ्ट होने के लिए कोई ज्यादा रीजंस नहीं है। फीबल बाउंस बैक होते रहेंगे, जहां पे बाउंस बैक होगा फिर से सेलिंग आएगी। वो हमने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी जो छोटा सा बाउंस बैक आया था 2300 2350 से, वो 2450 से फिर से 2350 पे आ गया। ऐसे ही बाउंस बैक होंगे 3 से 5% के, तो ट्रेडेबल नहीं रहेंगे यहाँ पे। बट ओवरऑल रिटर्न जो है पूरे स्टॉक्स का लास्ट 3-4 साल 5-6 साल का 0 हो गया, तो यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं लगती है। डाबर अब जैसे 2018 के भाव पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2020 के भाव पे है। यहाँ से मेजर डाउनसाइड नहीं लगता है। 5 से 10% अगर डाउनसाइड हुआ तो एक डिफेंसिव बाय होगा लॉन्गर टर्म के लिए। ओके, तो चलिए अब डाउनसाइड कम विजिबल नजर आती है और एफएमसीजी का जो पूरा सेगमेंट है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में इस वक्त हम 200 अंकों की मजबूती देख रहे हैं। लेकिन जहां एफएमसीजी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, कनेक्टिंग प्लेस की भी बात होनी चाहिए। और न्यू एज स्पेस की अगर बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, जोमेटो स्विगी की बात करें, नतीजे आए जोमेटो के और उसके बाद लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन जबकि तेजी गिरावट देखने को मिल रही है। जोमेटो के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखेंगे करीब 7% की बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। इस वक्त 222 के स्तरों पर तेज गिरावट का रुझान सेकेंड स्ट्रेट डे हम देख रहे हैं। ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स आए हैं और जोमेटो के रिजल्ट भी हैं, कुछ कारण भी हैं इस गिरावट के पीछे। सारी की सारी वजह लेकर डीप डाइव रिसर्च हमारी सहयोगी स्नेही ने की है। स्नेही, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, तो आइए समझते हैं कि जोमेटो के अर्निंग्स के बाद लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन के लिए, जैसे कि आपने बताया, ये स्टॉक बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके 5 वजह है। आइए समझते हैं ये 5 वजह क्या है। सबसे पहले ऑपरेशनली ये नंबर्स, Q3 के नंबर्स बहुत ही वीक रहे हैं। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो वो हमारे एस्टिमेट से इनलाइन है, बट अगर रेवेन्यू के अलावा बात करें, पैट मार्जिन और एबिटा, इन तीनों मेट्रिक ने स्ट्रीट एस्टिमेट्स को मिस किया है। रेवेन्यू में 12.5% की अपटिक है, जहाँ की एबिटा, पैट और एबिटा मार्जिन में सिक्वेंशियल बेसिस पर, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक फॉल हमें देखने को मिला है। नंबर 2 की बात करते हैं की नेगेटिव्स। एबिटा ड्रॉप कंपनी कहती है कि जो उन्होंने अपने स्टोर एक्सपेंशन के लिए जो पेस से वो जो रफ्तार से वो बढ़ाना चाहते हैं उसमें थोड़ा खर्चा जाएगा, और कस्टमर एक्विजिशन क्विक कॉमर्स के बिजनेस में वहाँ पर थोड़ा खर्चा हो रहा है ज़्यादा, तो इसकी वजह से एबिटा में अफेक्ट हुआ है। और डिमांड स्लो डाउन वो कहते हैं कि फूड डिलीवरी के क्षेत्र में भी उन्हें दिखा है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही नेगेटिव है जोमेटो के अर्निंग्स के लिए। तीसरी बात करते हैं सेगमेंटल परफॉर्मेंस पर देखते हैं। अगर हम फूड डिलीवरी का GOV देखें, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, तो वो सिर्फ 2% पर आया है। पिछले क्वार्टर में वो 5% था, हमारी उम्मीद 6% थी, तो वहाँ पर एक फॉल है। क्विक कॉमर्स बिजनेस ने भी 103 करोड़ का लॉस इंकर किया है। चौथे स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, उनका जो अदर एक्सपेंसेस का क्षेत्र है उसमें बहुत सारा अपटिक आया है। एडवर्टाइजमेंट्स अब 24% है, अदर एक्सपेंसेस भी 30.5% ऊपर है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी करीब 17% सिक्वेंशियली ऊपर है। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि मैनेजमेंट कमेंट्री है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, बिकॉज वो कहते हैं कि लॉसेज नियर टर्म में कंटिन्यू होंगे। स्टोर एक्सपेंशन का इम्पैक्ट नियर टर्म के प्रॉफिट पर भी पड़ेगा, और वो जो क्वार्टरली कैपेक्स है वो 370 करोड़ पर ये लेवल पर बनते हुए देख रहे हैं कुछ आगे के क्वार्टर्स के लिए। बहुत जल्दी एक ब्रोकरेज का नोट देखते हैं। मक्वारी के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन किया है। टारगेट सीधा 130 रुपीज़ का है उनका। वो कहते हैं कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी प्रॉफिटेबिलिटी पर वे करेगा। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ नेगेटिव मार्जिन भी देख रहे हैं वो ब्लिंकिट के लिए। तो ये थे इतने सारे कारण कि जोमेटो का स्टॉक आज बहुत ही प्रेशर में है। राइट, और डिटेल रिसर्च स्नेही, थैंक यू सो मच ये सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो क्या वजह है इस गिरावट के पीछे, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, अब ये सब कुछ आप जानते हैं। इस पर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं हम, और एक्सपर्ट्स का नजरिया भी ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ भी छाया हुआ है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम इस वक्त केंद्र में है, और इसके जरिए यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अपने लक्ष्य को पा सकता है। अपने कुंभ की चर्चा की तो ये महाकुंभ है जो लगभग 144 वर्षों के बाद ये प्लानिटरी अलाइनमेंट बने हैं, और इसमें लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी तैयारी लगभग 1.5 साल पहले से कर रहे हैं, और पूरा शासन और प्रशासन इसमें लगभग 7,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रयागराज में और कुंभ में
इसके लिए किया गया है और अभी तक तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो समिट है वो तो हर साल होती है और हम देखते हैं कि उसमें कई मात्रा में लोग आते हैं, लेकिन उसकी तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। फिर भी यहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो काफी एक तनाव पैदा हो जाता है वहां पर। तो कुंभ में इतने बड़े स्केल पर आयोजन करने के बावजूद अब तक काफी स्मूथली चला है सब कुछ, ये कैसे अचीव किया गया है? ये 2019 से ही इसकी एक नींव डालनी शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जब इतना बड़ा गैदरिंग होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो सैनिटेशन का होता है। इसी से सब कुछ बनता है या बिगड़ता है। सैनिटेशन अगर अच्छा नहीं है तो लोग कभी भी उसको सराहेंगे नहीं। तो 2019 के कुंभ में ये टारगेट था कि सैनिटेशन बहुत अच्छा किया जाए, तो बिल्कुल ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया था और लगभग 1,14,000 सैनिटरी टॉयलेट्स बनाए गए थे और उसमें नीचे टैंक, सिंटेक्स टैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है और लगभग 12,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। हर 70 मीटर पे, कुंभ के अंदर जो लगभग 600 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, उसमें हर 70 मीटर पे आपको लाइनर के साथ डस्टबिन वगैरह मिलेंगे और ये जितने भी सेप्टिक टैंक इंस्टॉल किए गए हैं सिंटेक्स टैंक के फॉर्म में, उनका रेगुलर इंटरवल पे इवैक्यूएशन होता है सक्शन मशीनों से और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट 3 बनाए गए हैं जहां उनको ट्रीट किया जाता है। तो सैनिटेशन के फ्रंट पे बहुत ही स्ट्रेंथन किया गया है। 19 में भी किया गया था और इस बार उसको एक दूसरे ही लेवल पर ले जाया गया है। दूसरा फीचर सिक्योरिटी का होता है। सैनिटेशन है, अगर सिक्योरिटी अच्छा नहीं है तब भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो इस बार काफी लंबाई में, यानी 12 किलोमीटर की लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है। पिछले कुंभ तक ये 8 किलोमीटर हुआ करते थे और इसकी वजह से सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डिजिटल कुंभ इस कुंभ को बहुत ही दिव्य और भव्य बना रहा है। बिल्कुल। दावोस की बात करते हैं। अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो एक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है और कई राज्य हैं जो इस तरह के अलग अलग लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इस दिशा में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्या क्या कदम उठा रहा है? आप यहाँ पे भी जो मीटिंग्स आप कर रहे हैं उसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये 2 साल पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें अचीव करना है, ये लक्ष्य तय किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उसके बाद डेलॉयट कंपनी हायर की गई एज ए कंसल्टेंट, जो सभी विभाग, स्टेट के जो 70 विभाग हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है। एक स्टेट का रोड मैप है जो कि बेसिकली सभी डिपार्टमेंट्स के रोड मैप का ही एक समागम है और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश $317 बिलियन के साथ देश में दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। $500 बिलियन पे महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। लेकिन ये हम कैसे इसको $1 ट्रिलियन पे ले जाएंगे, इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज तीनों ही सेक्टर के जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव KPIs और जो भी क्राइटेरियाज हैं वो तय किए गए हैं और उनको अचीव करना है। ये तभी अचीव हो सकता है जब हर सेक्टर में वांछित मात्रा में और वांछित क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, क्योंकि वो तभी आप रोजगार पैदा कर सकते हैं, तभी आप कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो कहीं बेचकर, या तभी आप सर्विस डिलीवर कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्टेट की GDP बढ़ सकती है। तो इस पे काफी विस्तार से काम हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तय सीमा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन पर पहुंचाने का, अभी तक पिछले 2 सालों में हम लोगों ने जो ग्रोथ रेट रखा है हुआ अचीव किया है वो नेशनल एवरेज से कहीं ऊपर है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग $1 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। दावोस में एक चीज देखने को मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एक तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी काम हो रहा है, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके सुधारने में काफी ज्यादा मेहनत और निवेश दोनों ही जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दावोस जैसी जगह पे ये होता है कि उन परंपरागत कंपनियों के साथ साथ आप जो न्यू एज कंपनीज होती हैं, चाहे वो IT, AI, ब्लॉकचेन, इन सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी भी ग्लोबल कंपनीज के साथ आप रूबरू हो सकते हैं, तो उनसे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनाना हो तो उसमें सिर्फ बुनियादी निवेश करके काम नहीं चलेगा, आपको जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं या न्यू एज कंपनीज हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा। उस पर क्या कहेंगे आप? ये एग्रीकल्चर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, फिर सर्विसेज में जाते हैं। पूरी दुनिया ने ऐसा ही किया जो आज की तारीख में विकसित है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर है वो दुनिया के एग्रीकल्चर से बहुत अलग है। मैं आपको 1-2 आंकड़े देना चाहूंगा
और इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर पे आज की तारीख में भी एम्फेसिस करते हैं और आने वाले सालों में भी हमारे लिए एग्रीकल्चर एक मेन स्टे होगा। हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में भी मेजर इन्वेस्टमेंट हो और अब हम एग्रीकल्चर को दूसरे लेवल पर ले जाएं। अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। आज तक भारत से जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं वो समुद्री जहाज के रास्ते से या पैसेंजर प्लेन के बेली में कार्गो के रूप में जाते हैं। आज तक कोई डेडिकेटेड कार्गो प्लेन से एक्सपोर्ट नहीं होता है। हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास ये बना रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए जोन, जिसमें कि दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए वो एक जगह हो और सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वहां से एक्सपोर्ट किया जा सकें थ्रू कार्गो प्लेन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आप अपने से ज़्यादा रिचर इकोनॉमी में अपने सामान को नहीं बेच सकते तो आप पैसा नहीं अर्न कर सकते, आपके लोग या आपके किसान उतना समृद्ध नहीं हो सकते। अब दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आज की तारीख में देश में जितना एक्सप्रेसवे है उसका 40% हम लोग के पास है और ये गंगा एक्सप्रेसवे पूरा होते ही ये लगभग 55% एक्सप्रेसवे होगा। तो दावोस से आप मनोज कुमार सिंह जो कि मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार के, वो अपनी बात रख रहे थे और काफ़ी फैक्चुअल डाटा के साथ रख रहे थे। ये चर्चा काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी बेहतर थी। मिहिर भट्ट उनसे बातचीत करके काफ़ी डिटेल्स ले रहे थे और मेरे को लग रहा है जो बातें वो बोल रहे हैं एक समृद्ध स्टेट बनाने के लिए सफिशेंट है। अगर इस तरह की सोच है तो महाकुंभ तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी जो काम हुआ, जैसे जेवर एयरपोर्ट के बारे में भी जो जिक्र कर रहे थे वो भी अपने आप में काफ़ी बेहतर है। खैर एनी हाउ वापस मार्केट्स पे लौट आते हैं। देखिए अब निफ्टी के बैंक निफ्टी के प्रेशर की वजह से निफ्टी को भी लाल निशान में आना पड़ा। फाइनली हम लाल निशान में ही है अभी है, लेकिन फिर भी अभी भी आप अभी उस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं किया है, वो अभी भी बरकरार है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट के अंदर विक्स थोड़ा कूल डाउन होगा, मार्केट वापस ठीक हो सकता है। ऑप्शंस वाले इस 23,300 की कॉल और पुट दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट 200 की रेंज में ही है। आप इस पर नज़र बना के रखिएगा, आपके काफ़ी काम आ सकते हैं कॉल और पुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ एक और शेयर चेक कराते हैं चंदन से। चंदन सर, एक जरा लॉन्ग पोजीशंस वाला एक शेयर आपसे और पता करना है, यूबीएल। मैं आज सुबह ही इसके बारे में चर्चा कर रहा था और मैंने पहला शेयर ही यूबीएल दिखाया। सर ये कितना चल सकता है इस सीरीज में की बात करें तो यूबीएल अच्छा खासा होल्ड दिखा रहा है और मार्केट की वीकनेस के बावजूद भी काउंटर सस्टेन परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। 2060 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2220 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। आज मैंने भी एग्जैक्टली 2220 के टारगेट की बात की थी। आज मैंने सुबह सुबह विशाली मैम से पहला शेयर ही यही पूछा था, उन्होंने पहला टारगेट 2150 का दिया है, वो भी कह रहे थे कि 2200 तक जा सकता है। हमारी अपनी कैलकुलेशन है कि 2200 तक जा सकता है और चंदन सर ने भी बताया आपको 2220 का टारगेट है। 1 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन वाला चार्ट दिखाओगे आप, तो हम आपको ज़रा बताना भी चाहते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि 2200 तक जा सकता है और इसके पुल बैक की क्यों सराहना कर रहे हैं। एक बार जरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मेरी स्क्रीन वाला चार्ट आप दिखा पाए तो। पहला पॉइंट 200 दिनों की एवरेज पे बहुत ही बढ़िया और शानदार वाला सपोर्ट है, कहेंगे तो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये वाला एरिया है, ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है और टिपिकली ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ और अच्छे से मैनेज हुआ। सिंगल डे की कैंडल इतना था कि जितना भी दिक्कत थी उन सबका 50% ज़रा इनगल्फ हो गया एक ही दिन में। सेकेंड डे रिट्रेसमेंट नहीं आया बल्कि और ड्रैगिंग हुई और ये ड्रैगिंग अब आपको प्रीवियस डबल टॉप के आसपास ले जाएगी। मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखिए आप, ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिया। ये कौन सी जगह है, ये 2200 वाले लेवल्स है, इसलिए पुल बैक है, इसका पूरी एनर्जी यहाँ पर आके फिजल आउट ख़त्म हो जाएगी। तो अभी भी समय है, अभी भी मौका है, इसलिए जिनके पास है उनका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है और जिनके पास नहीं है उनका रिस्क रिवॉर्ड कम है। बट इस शेयर के अंदर चांसेस अभी भी है कि यूबीएल 2200 टच कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर ज़रा और चेक करवा लेते हैं, वो है बीपीसीएल। जैसे हमने आपको शुरुआत में भी कहा, आज मेरी नज़र एनर्जी सीमेंट वाले शेयर्स पे और थोड़ा आईटी वाले शेयर्स पर है। बीपीसीएल एनर्जी से जुड़ा हुआ शेयर्स 3.5% ऊपर है। तेजस, एक बार आपका टेक। तेजस, अभी आप बता रहे थे बीपीसीएल आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है।
हाँ, बीपीसीएल जैसे कि मैंने बताया पहले कि ये 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल स्टॉक ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी और आज हम थोड़ा सा फॉलो अप बाइंग भी देख रहे हैं स्टॉक में। स्टॉक अपनी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी लगातार सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक रैली है स्टॉक में वो सस्टेन होगी और आने वाले दिनों में जो इसका पहला टारगेट रहेगा 292 का, और उसके ऊपर अगर सरपास हुआ तो 300 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। 300 एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा पोजिशनली स्टॉक के लिए, क्योंकि ये इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से मैं एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में, बट जो मेजर ब्रेकआउट है स्टॉक में वो 300 के ऊपर ही आएगा। खैर, बाजार में थोड़ी गिरावट बढ़ गई है और अभी करीब 50 अंकों से ज़्यादा का नुकसान तो सिर्फ हम निफ्टी पर ही देख पा रहे हैं। फ्री फ्लो जैसी यही प्रॉब्लम है और यही सुबह सुबह हम आपको नोटिस भी करा रहे हैं। बोले तो क्या बोले और कहें तो कहें क्या, वैसे वाला आप देखते ना मीम आता है, बोले तो बोले क्या कहें तो कहें क्या, ये कुछ वैसे वाला, बोले तो बोले क्या कहें तो कहें क्या। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना मार्केट के एब्सेंट है। एक दिन में एक्साइटमेंट का लेवल इतना होता है और यही सुबह सुबह हमने आपको ये बात बताई थी कि एक्साइट मत हो बॉस, स्ट्रेटजिकली इन्वेस्टमेंट्स करो, एक्साइटमेंट मत दिखाओ। मार्केट जब तक 23,700 को 50,700 को नहीं दिखाएगा, खतरे के बादल पूरे नहीं टले हैं। और जिस तरह का स्विंग कर रहा है ना, अब इसके आदी हो जाओ। 17 का विक्स हमने और आपने, हमें याद भी नहीं है हमने कब नियर बाय में देखा है। हम इसके आदी नहीं है इस तरह के मौसम के, तो अब मौसम के आदी हो जाओ। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, वो तो कभी भी ट्वीट करेंगे तो काम हो जाएगा गैप अप और गैप डाउन में ही, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बी अवेयर, सावधान रहिए और मार्केट के अंदर कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा। धड़ाधड़ प्रीमियम्स उड़ाए जा रहे हैं, मार्केट तोड़ा जा रहा है वापस से। कल अगर आपने 800 पॉइंट कमाए हैं बैंक निफ्टी से, तो आज 300 पॉइंट सामने पे दे दिए और मार्केट खुले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। ये मार्केट की अंदरूनी बीमारी को बता रहा है कि आप किस तरह से जूझ रहे हो। और इस बीमारी की बहुत बढ़िया दवाई है, एंटीबायोटिक है एफआईज। वो एफआईज है ही नहीं, वो एंटीबायोटिक दवाई नहीं। तो क्रोसिन से बुखार उतारते हैं फिर चढ़ जाता है, फिर क्रोसिन देते हैं फिर बुखार उतारते हैं फिर चढ़ जाता है। जब तक एंटीबायोटिक पूरी तरह से कोर्स नहीं करेंगे ना 5 दिन का, दवाइयाँ पूरी नहीं खाएंगे, ये बुखार उतरेगा ही नहीं। आप चाहे कितनी ही क्रोसिन सुबह शाम पैरासीटामोल कितनी खा लो। चंदन सर ठीक है ना, पैरासीटामोल नहीं चाहिए, अभी एंटीबायोटिक चाहिए। और एंटीबायोटिक के ऊपर लिखा हो एफआईज और बजट। बिल्कुल, आपकी जो यहाँ पे स्टडी एक्सप्लेन की है उस काबिल तारीफ है। और बिल्कुल मार्केट को पैरासीटामोल नहीं चाहिए, मार्केट को एंटीबायोटिक चाहिए ताकि खुद इम्यूनिटी से मार्केट चले। आप देखोगे हर लेवल पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर से मार्केट हल्का सा रिकवर होता है या फिर काफी गिर चुका है, उसकी वजह से बार्गेन बाइंग आती है, बट फॉलो बाइंग नहीं आ पा रही है। 23,233 के ऊपर होल्ड करते मूवमेंट आना चाहिए था, एक बार का आया बट वो कुछ मिनटों में वापिस अटक गया। बिल्कुल मार्केट का यही कंसर्न है अभी कि फॉलो बाइंग नहीं आ रही है। तो फॉलो बाइंग आने से कल जैसे अच्छा मूव आया था, आज पॉजिटिव ओपनिंग थी, बट ओपनिंग में मार्केट ने समझा दिया कि फॉलो अप नहीं है, स्टैंड नहीं है। तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बार बार यही सलाह है कि ऐसे मार्केट सेटअप में अपनी पोजीशन साइजिंग कम ही रखें, या तो ट्रेड नहीं करे तो भी थोड़ा करें, क्योंकि ऐसे मार्केट को संभालना बहुत जरूरी है जहां पे ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है, बाउंस में बिकवाली हो रही है, विक्स है वो मल्टीपल डेज मल्टीपल मंथ्स के हाई पे है। ये बात सच है और धीरे धीरे करके वो सारे पैरामीटर्स आपके पास आने लगते हैं। कल चीज़ें ठीक हो रही थी, आज फिर से थोड़ी ख़राब हो रही है, बट बी अवेयर, सावधान रहिएगा। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तेजस भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।